Good evening. Actually, evening morning. Morning. So in the last class, what were we doing? We have to start from अब प्लीज वहाँ पे हो जाओ लेकिन हो no student used to be there. No, is he absent or what today? Yeah. They not come. Okay. इकोनॉमी देखो इनका कैसा था संगम पीपल वॉज सिंपल सिंपल का मतलब इन्हें ज्यादा खर्चा वर्चा करना अच्छा नहीं लगता था जो थोड़ा बहुत कमा लेते थे उसी में अच्छे से गुजारा कर लेते थे लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारे ही लोग बहुत ही ज्यादा
एडजस्टमेंट करें या कॉम्प्रोमाइज करें। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इंडस्ट्रीज में वगैरह इन्वेस्ट करना अच्छा लगता था इनको, तो उन्हें पैसा कमाने के लिए कम। तो तुम्हारे ही बारे में पूछ रही थी, भी नहीं आया। कुछ लोग क्या थे फिर में, they used to earn well and some among them had even started their industries। तो ज्यादातर लोग बच्चों कैसे थे, वो सिंपल थे, लेकिन कुछ कैसे थे, इंडस्ट्रियस भी थे, इंडस्ट्रीज निकालते थे और उनको पैसा कमाना भी अच्छा लगता। दोनों टाइप के लोग थे एक सोसाइटी में, अमीर भी थे और गरीब भी थे। लेकिन आपने देखा होगा, मैंने आपको पहले भी कहा था, डिस्टिंक्शन सिर्फ कैसे होता था, कास्ट के बेसिस पे होता था, क्लास के बेसिस पर डिस्टिंक्शन नहीं होता था। यस, तो कास्ट में जो अपर कास्ट है, जो ब्राह्मण है, उनका ऊंचे होने का जो हाई स्टेटस होता था वो चलता था, लेकिन लोअर कास्ट के साथ कोई नीचे, जैसे जो बिहेवियर इनका था, ब्राह्मण्स का बिहेवियर विद लोअर कास्ट वाज बैड। बट ब्राह्मण्स में अगर कोई ऐसा है जो अमीर है और दूसरा अगर ब्राह्मण है जो पुअर है, तो ये दोनों ही किस ग्रुप के हो गए, फिर ब्राह्मण के ग्रुप के हुए ना। लेकिन एक के पास क्या है, पैसा है, एक के पास नहीं है। तो जिसके पास पैसा है वो इसके ऊपर ज्यादा बुरे तरीके से व्यवहार नहीं करेगा, इक्वल रिस्पेक्ट ही देगा, क्योंकि वो क्या समझता है कि ये दोनों एक ही कास्ट के हैं। इनको पुअर है, अगर कोई पुअर है तो उसके लिए क्या माना जाता था, हो सकता है इसने पिछले जन्म में कुछ गलत काम किए हो, जिसका नतीजा आज ये एज अ पुअर पर्सन भुगत रहा है। See, they are mentioned. The division of the social groups into rich and poor was accepted as natural, as poverty was result of past actions of men. यानी पिछले जन्म में हो सकता है इसने कुछ बुरा किया हो, इसलिए इस जन्म में क्या है, गरीब है। अदरवाइज ये भी हमारी तरह रिच होता, और ये क्या है, ब्राह्मण ग्रुप का है, तो इसको भी सेम सोशल स्टेटस देना चाहिए। क्लियर, यहाँ तक की बात है। वो लोग जो ज्यादातर राजा के इर्द गिर्द होते थे ना, अब किंग के आसपास कौन होंगे, वेलेर, चीफ्टन्स। वेलेर क्या थे, ज्यादातर अमीर हुआ करते थे, क्योंकि ये किंग के आसपास थे, तो किंग से ज्यादा उठना बैठना था, तो किंग इनको अच्छा पैसा देगा, तो वो अच्छे से कमा लेते थे। इसके अलावा कुछ फार्म में और कैजुअल लेबरर्स भी हुआ करते थे। फार्म में काम करने वाले तो पेजेंट, और कैजुअल लेबरर्स मतलब दिन दहाड़ी मजदूर। और वॉन्डरिंग मिनिस्ट्रल्स यानी कि वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह गाना बाजा लेके जाते हैं ना, बजाते रहते हैं, गाते रहते हैं, और क्या करते हैं, लोगों को अच्छी बातें सिखाते हैं। वो जोगी टाइप लोग होते हैं, देखो, जो एक जगह से दूसरी जगह गाना बजाने का काम भी करते हैं, साथ साथ में धर्म कर्म की बातें भी करते हैं, उनको वॉन्डरिंग मिनिस्ट्रल्स कहा। आगे देखो, एग्रीकल्चर के बारे में दिया। एग्रीकल्चर में क्रॉप्स के बहुत सारे नाम हैं, तो आपको याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बनाया है। देखो अगर उससे आपको याद रहता है, लेकिन C3RSPGT ऐसे वर्ड्स को तोड़कर याद रखने की कोशिश करना। सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सा है इनका, राइस। आप कभी भी साउथ इंडियन फिल्मों को अगर देखे हो या सीन्स को देखे हो, तो वो केले के पत्ते पे सबसे पहले क्या परोसेंगे, चावल ही परोसेंगे। तो ये तो अपने आप ही याद हो जाता है, इसमें याद करने की अलग से जरूरत नहीं है। लेकिन C3 क्या डिनोट कर रहा है, कॉटन, कार्डमम, सिनेमम। ठीक है, कॉटन, कार्डमम, सिनेमम, तो C3। उसके बाद R और S क्या डिनोट कर रहा है, रागी एंड शुगर केन। और P क्या डिनोट कर रहा है, पेपर, G से जिंजर, T से टर्न। ठीक है, सो C3RSPGT ऐसे कोड की तरह, इसमें से 4 भी अगर याद हो जाते हैं, आप एग्जांपल में लिख ले तो मोर देन इनफ। Then construction of embankment and canals for irrigation was undertaken by the state itself. एम्बैंकमेंट्स और कैनाल्स मतलब डैम बनवा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे पानी है, पानी को अगर हम एक जगह पे इकट्ठा करके रख रहे हैं, तो इसी से कैनाल्स निकाल कर आगे क्या कर सकते, इरिगेशन में इस्तेमाल कर सकते, फार्मिंग में इस्तेमाल कर सकते थे। तो ऐसे काम भी किए जाते थे, और ये कौन करता था,
स्टेट गवर्नमेंट करता है। स्टेट गवर्नमेंट इन द सेंस वो जो चीफ होते थे वहां पे, जो लोकल चिफ्टन्स होते थे, वो लोग ही इस काम को करवाते थे। किससे पैसे लेकर? राजा से पैसे लेकर। ठीक है। फिर चेरा कंट्री वाज नोटेड फॉर इट्स जैकफ्रूट, पेपर, टर्मरिक। चेरा में जैकफ्रूट, पेपर और टर्मरिक का याद रखना है। वैसे इतने स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी जैकफ्रूट, पेपर और टर्मरिक। और जो चोला एम्पायर है वो क्या कर रहा है बेटा? ज्यादा से ज्यादा पैडी ग्रो। पैडी का मतलब ही क्या है? राइस। पैडी क्रॉप्स कहाँ से ग्रो होते हैं? राइस से ही ग्रो होते हैं ना। तो ये पैडी में पूरा वो चिखड़ में काम करना पड़ता है। इतना गमबूट पहन पहनकर महाराष्ट्र में काम करते रहते हैं। यहाँ पे भी ग्रो होता है ना राइस। पंजाब में तो बासमती ग्रो होती है, तो उसको तो और भी ज्यादा पानी चाहिए। इतना सब पानी में ग्रो करते। ठीक है। देन रागी एंड शुगर केन भी ग्रो करते थे। वो तो ऑलरेडी दिया है, पता नहीं फिर से क्यों मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, किया तो पढ़ लिया। शुगर बनता था शुगर केन से। हार्वेस्टिंग ऑफ एंड ड्राइंग एंड ऑफ ग्रेन डिस्क्राइब्ड इन द संगम पोयम। अब ये सारी चीजें हमको कैसे पता चले कि उनके टाइम पे ये सब ग्रो होता था? क्योंकि हमने उनकी क्या पढ़ी बच्चों? पोयम पढ़ी है। उनके पोयम्स में उन्होंने ये सारी चीजें लिखी है। उसको पढ़कर हमको पता चला है कि ये सब हो रहा है। अदर ऑक्यूपेशंस, यहाँ पे दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था, वो था स्पिनिंग एंड वीविंग। आज भी आप साउथ इंडिया की बात करो बच्चों, तो उसमें सिल्क सबसे ज्यादा फेमस है साउथ का, है ना? साउथ इंडियन सिल्क। और वो कांजीवरम साड़ी होती है ना, बहुत महंगी भी आती है, शादी की साड़ी होती है। तो ये सिल्क साड़ियां जो है वो स्पिनिंग और वीविंग के उस टाइम के ही टेक्निक से बनी है। स्पिनिंग का मतलब और वीविंग का मतलब कौन बताया मुझे? स्टिच तो तुम तब करोगे ना जब तुम्हारे पास कपड़ा होगा। ये तो कपड़ा बनाने का तरीका है। देखो चरखा देखा है? चरखा चलाते हुए उसमें से क्या पूरा आप स्पिंडल पर कॉटन रब करते हो और वही कॉटन आगे क्या हो जाता है? धागा बनकर निकलता है। स्पिनिंग क्या है? थ्रेड बनाने का तरीका। जब आप थ्रेड बना रहे हो तो आप क्या करो? स्पिनिंग कर रहे हो। थ्रेड बन जाएगा, थ्रेड को ही एक दूसरे के आगे पीछे लगाकर क्या बनाते हैं? कपड़ा बनाते हैं। तो वो क्या है? वीविंग। ओके, तो स्पिनिंग एंड वीविंग दोनों ही उस टाइम पे करते थे। वो भी कैसे? कॉटन और सिल्क दोनों का। सिर्फ सिल्क का ही करते ऐसा नहीं है, कॉटन का भी करेंगे। जो भी एरियाज ना इंडिया में गर्म या ह्यूमिडिटी, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट वाले शहर होते हैं, वहां पे कॉटन आता ही है। और ऐसे ही एरियाज में सिल्क भी अच्छे से ग्रो करता है, तो सिल्क भी आ जाता है। तो सिल्क एंड कॉटन के कपड़े यहाँ पे लोग बनाते थे। अब जो मेन होते हैं ना, ज्यादातर वो लोग क्या करेंगे? फार्म में जाएंगे और फार्मिंग की एक्टिविटीज करेंगे। पीछे से घर पर जो औरतें रहती है वो ये अपने फ्री टाइम में किया करती, स्पिनिंग एंड वीविंग। तो औरतों का बनाया हुआ ये जो पूरा टेक्निक है वो एक बहुत ही फेमस बुक में लिखी है। इस बुक का नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। नाम सुना है इस बुक का आप लोगों ने? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पूरा नाम तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी है, बट आपके बुक में सिर्फ पेरिप्लस दिया है। सो यू नीड टू रिमेंबर इट ओनली एज द पेरिप्लस। इसके ऑथर कौन है हमें नहीं पता, एनोनिमस है। वी डोंट नो हु द ऑथर इज फॉर पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। बस इतना ही हम लोग जानते हैं कि इसके ऑथर कोई इजिप्शियन आदमी होगा, जो उस टाइम पर जब इंडिया में संगम एज था ना, तो इंडिया घूमने आया था और उसने ये किताब लिखी है। तो उसमें उस टाइम का जो संगम एज में उसको जो भी दिख रहा था ना साउथ का, वो लिखता गया। और उसने अपने बुक में यहाँ के कपड़े के बारे में लिखा है कि यहाँ का कपड़ा इतना थिन होता था, इतना थिन होता था कि आपने देखा है स्नेक अपने स्किन को उतारता है, तो उतरी हुई वो जो स्किन होती है वो कितनी थिन होती है, उतना थिन वहां के संगम एज के लोगों का कपड़ा होता है। ऐसा कौन लिखता है? पेरिप्लस का ऑथर अपने बुक में पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी है। ठीक है। अब देखो जो कपड़ा है, कॉटन का हो या सिल्क का हो, जितना पतला होता है उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू होती है। थिनर द फैब्रिक हाईली वैल्यूएबल इट इज। क्योंकि अगर कपड़ा थिक होता है तो थिक कपड़ा बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, थिन क्लॉथ बनाने में मेहनत ज्यादा लगती है।
तो जिसमें मेहनत लगती है उसकी वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो पेरीप्लस ने कहना था कि इनका कपड़ा इतना पतला था कि इतना लाइट वेट था। कोई चीज बहुत ज्यादा थिन हो तो थिन होने के साथ साथ वो क्या होगी, लाइट वेट भी होगी ना। तो ये इतना लाइट वेट था कि आप पानी को उबालने के लिए रखोगे, उस पर से भाप निकलेगा। तो भाप का कोई वजन होता है क्या? ऐसे ही इस कपड़े का भी कोई वजन नहीं, वो भाप जितना हल्का था, वेपर्स के जितना हल्का था। ओके, गेटिंग मी? So finally Rohan, that the eye could not follow the course of the thread. अब आपने जो भी कपड़ा पहना है बच्चों उसको देखो, क्या उसमें आपको धागा दिख रहा है कहाँ से जाता है कहाँ से आ रहा है? दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा तो दिखेगा ही बेटा। आपका तो हॉइजरी क्लॉथ है, उसमें तो दिख ही जाता है कि यहाँ पे क्लॉथ में धागा ऐसा है, यहाँ से गया है वहां से गया। लेकिन इनका जो क्लॉथ होता था ना, वो इतना थिन होता था, इतना लाइट वेटेड होता था कि धागे धागे कहाँ से जा रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं दिखाई भी नहीं देते। इतना मतलब उन्होंने बढ़ा चढ़ के लिखा है, बस और क्या मैं बोलूं। कपड़ा दिख ही नहीं रहा है, धागा भी दिख रहा है, तो बनाया क्या है तुम लोगों ने? हाफ बन के उड़ गया सब, बड़ा चढ़ा के लिखा है कि बहुत ही अच्छा था, ये बताना चाहते हैं। ठीक है, इनके इनके पास सिजर और नीडल इस्तेमाल करने की समझ थी। इन्होंने वुड फाइबर को भी इस्तेमाल किया। अच्छा, वुड फाइबर का मतलब कौन बताएगा? वुड फाइबर का मतलब एक होता है एनिमल फाइबर, सही। एनिमल फाइबर क्या क्या होता है? हाँ, एनिमल स्किन, और सिल्क भी एक तरीके से एनिमल फाइबर, एनिमल से मिल रहा है, और वुल एनिमल फाइबर। लेकिन कॉटन और जूट क्या है? प्लांट फाइबर है। तो इसी से हम लोग जोड़ेंगे। एग्जैक्टली वुड फाइबर देखा जाए तो वो थोड़ा अलग चीज होता है। वुड के जो अंदर जाइलम एंड फोलियम होते हैं ना, उसमें से पतली पतली धातुओं को निकाल कर बनाई जाती है, वो एकदम ऑथेंटिक वुड फाइबर है। वो अलग चीज होती है। वो शायद उस टेक्निक को उस समय उतना डेवलप भी ना किया हो, वो आजकल मशीनों के जरिए बनता है wood fiber। तो हम लोग क्या समझेंगे इसको, वील टेक इट एज कॉटन एंड जूट के क्लोथ्स। और अब देखोगे इंटरनेट पे सर्च करोगे तो उस टाइम पे लोग कॉटन और जूट के ही क्या बनाते थे, वो जो यहाँ पे साउथ के लोग पहनते हैं ना, धोती वगैरह पहनते हैं ना, उसी मटेरियल से बनता था। अब जूट का ये मतलब मत समझना कि जो गनी बैग बना है बस वही उठा के पहन लिए, नहीं, गनी बैग को नहीं पहन रहे। जूट का जो फाइबर है उसका जो पतला सा ऐसा कुछ कुछ ऊपर ऊपर आया रहता है, देखा तुम लोगों ने? जूट कभी भी ऐसा थिन तो नहीं होता, उसमें से आगे पीछे फाइबर्स दिखते हैं। उन फाइबर्स को इकट्ठा करोगे ना तो एक नया मटेरियल बनता है, वो है जूट सिल्क। बहुत ही महंगा होता है जूट सिल्क। मेरे पास एक है, कुर्ती थी मेरी जूट सिल्क की। अगर अगली बार मुझे मेरे घर पे मिलेगी मैं पहन के आऊंगी ताकि तुम लोग को दिखा सकूं जूट सिल्क। उसमें गर्मी बहुत होती है, जूट का होता है तो थोड़ा थिकनेस तो होगा ही उसमें। तो थिक मटेरियल होता है, उससे वो लोग, मेन ज्यादातर इसको इस्तेमाल करते थे, प्रीस्ली क्लास के लोग इस्तेमाल करते। डाइंग यानी कपड़े को रंगने का भी क्या था, एक एंसिलरी इंडस्ट्री थी। एंसिलरी इंडस्ट्री मतलब कपड़े की बुनाई, कपड़ा बनाने के साथ साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, कपड़े को रंग भी रहे हैं ना, डाई कर रहे हैं ना कपड़े को। सो कपड़े की डाइंग भी होती थी यहाँ। शिप बिल्डिंग, मेटल वर्किंग, कारपेंट्री, रोप मेकिंग, ऑर्नामेंट मेकिंग, ये सारे तो इजी है, ये सब समझ आ गए। टैनिंग का मतलब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टैनिंग? लेदर की टैनिंग होती है ना, आप लेदर बनाते हो, लेदर का पर्स वगैरह इस्तेमाल करते हो, तो जो एनिमल स्किन होता है, एनिमल स्किन से ही ये लेदर बनने वाला है। तो उसको सुखाना पड़ेगा, उसको बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, वो उसके बाद आप उससे वो ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो इस प्रोसेसिंग के प्रोसीजर को क्या कहेंगे? टैनिंग। सो लेदर से टैनिंग करके वो ये लोग लेदर की भी चीजें बनाया करते थे। एंड आइवरी प्रोडक्ट्स, आइवरी प्रोडक्ट्स यानी हाथी के दांत का जो प्रोडक्ट होता है वो भी बनते थे। ट्रेड की बात करूं, यहाँ के ट्रेड के बारे में, ये लोग ब्रिस्क ट्रेड किया करते थे। ब्रिस्क ट्रेड का मतलब
एटलीस्ट इंटरनल ट्रेड जो है वो ब्रिस्क ट्रेड हुआ करती थी। चलो इसका मतलब समझते हैं। आप अगर अपने ही गांव के अंदर एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो तो जल्दी जल्दी जाओगे और जल्दी से वापस आ जाओगे। आपके पास मान लो आप इडली बेचने जा रहे हो, साउथ इंडिया है ना, तो हम ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं। हम सब क्या करने जा रहे हैं बच्चों, यहाँ से यहाँ इडली बेचने जा रहे हैं। तो अगर हम आज सुबह इडली लेकर निकले हैं तो दोपहर तक तो निपटा के आना पड़ेगा, नहीं तो वो इडलियां खराब हो जाएंगी और स्मेल आएगी, फिर तो नहीं बेच पाएंगे। सो जहां पर हम जा रहे हैं, जहां से निपटा कर अपना काम जल्दी आ रहे हैं, तो जल्दी आना क्या होगा, ब्रिस्क ट्रेड। यानी कि जो ग्राहक मिले उसको जो भी वो अमाउंट दे रहा है उसमें देकर निपटा कर आप क्या कर दिए, घर आ गए। आपने ज्यादा बार्गेनिंग नहीं की कि यार मैं इडली तो 30 रुपए पर प्लेट बेच रहा हूँ, मैं तो वही बेचूंगा, जब तक मुझे 30 नहीं मिलेंगे मैं इडलियां लेकर यही घूमता रहूंगा। नहीं, यस और ऑब्वियसली आपके पास अगर लास्ट के 10 इडली बचे हैं तो आप जो भी अमाउंट में आ रहा है, जो बेच रहा है, खरीदने के लिए तैयार है, बेच के निकल जाओगे। दैट इज ब्रिस्क ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड कैसा हो रहा था, ब्रिस्क ट्रेड था। जल्दी जल्दी लोग जाते थे, काम निपटाते थे और वापस घर निकल आ जाते थे। लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड क्या ब्रिस्क ट्रेडिंग से हो पाएगा, जल्दी से थोड़ी ना निपटा के आएंगे। एक तो आने जाने में टाइम लगेगा, ऊपर से दाम भी सही मिलना चाहिए क्योंकि ये लोग देश विदेश में अपनी चीजें बेच रहे हैं। सो इंटरनल ट्रेडिंग तो ब्रिस्कली होती थी, लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड ब्रिस्क नहीं था। बार्टर सिस्टम से क्या होगा, चीजें यहाँ पे खरीदी बेची जाती थी। कैसे, बार्टर सिस्टम से। कारवां जाते थे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कारवां, यानी एक ही आदमी अपना बुलक कार्ट में सारा सामान लेकर जाएगा तो उस पर अटैक होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, उसको कोई लूट लेगा, उसको मारेगा। तो ये लोग एक साथ 3-4 लोग, 10-15 लोग मिलकर जाते थे। सारे लोग अपना सामान लेंगे, सब एक साथ जाएंगे, उनकी एक दूसरे की सिक्योरिटी भी मिलती थी, एनिमल्स के साथ लेके जाते थे। बार्टर सिस्टम से ट्रेडिंग हो रही है, मतलब चीजें पैसों से खरीदी बेची नहीं जा रही है। चीजें कैसे बेची जा रही है, चीजों की अदला बदली करके बेची जा रही है। अगर उस टाइम पर आप नमक खरीदना चाहते हो तो नमक के बदले आपको क्या देना पड़ेगा, पैडी। आप सॉल्ट खरीदना चाहते हो तो सॉल्ट के एक्सचेंज में आप क्या दोगे, पैडी। पैडी मतलब राइस के जो क्रॉप्स हैं वो दोगे। फिर अगर आप हनी एंड रूट्स खरीदना चाहते हो तो आप क्या दोगे उसके बदले, हनी एंड रूट्स। अब ये मत सोचना रूट्स का क्या कर रहे हैं लोग मैडम, तो रूट्स को बच्चों मेडिसिनल हर्ब्स की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है ना। तो मेडिसिनल हर्ब्स या फिर रूट्स आपको खरीद रहे हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा, फिश ऑयल। फिश ऑयल लेकर रूट्स एंड हनी को खरीदा जाता था। फिर देखो और क्या दिया है, टॉडी शुगरकेन राइस फ्लेक्स। टॉडी शुगरकेन राइस फ्लेक्स, ये सब खरीदना है तो क्या देना पड़ेगा, एरक। ये तो पोहा है, पोहा, राइस फ्लेक्स। टॉडी क्या है, तरीके की अल्कोहलिक ड्रिंक है। किससे बनती है, पाम ट्री देखा है आप लोगों ने, उसको मराठी में टाड़ा वृक्ष भी कहते हैं। टाड़ा वृक्ष बहुत लंबा सा होता है पाम ट्री। उस पाम ट्री के सैप को निकाल कर फर्मेंट करेंगे तो क्या बन जाएगा, टॉडी। ये क्या है, एरक। एरक क्या होगा, एरक से वो एरकनट इमेजिन मत करना। एरकनट तो वो क्या होता है, सुपारी, वो अलग है। वो तो पान वान में लगा के खाते हैं ना, वो अलग है। वो एरक अलग है। ये एरक क्या है, ये भी एक तरीके का क्या है, अल्कोहलिक ड्रिंक है। ये किससे बनेगा, शुगर केन और कोकोनट फ्लावर से। कोकोनट फ्लावर और शुगर को फर्मेंट कराएंगे तो उससे क्या बनेगा, एरक नाम का अल्कोहल बनेगा। ये सारी चीजों को आप एरक से खरीद सकते हो। शराब क्यों खरीद रहे हैं, समाज तो ऐसे ही पुराने टाइम से ही बिगड़ा हुआ है। तो बिगड़े, हमें भी पढ़ा रहे हैं ये सब खरीदने। देन इनके गुड्स जो थे बच्चों, ये मार्केट में बिकते थे। इन मार्केट का नाम क्या होगा, अंगड़ी। अंगड़ी कहेंगे इनको। और ये बड़े शहरों में लगते थे, लेकिन जो छोटे मोटे व्यापारी थे
जो छोटी मोटी चीजें बेच रहे हैं वो क्या करेंगे, घर 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 जाके बेच के आएंगे। जैसे आज के टाइम पे आप सेल्समैन को इमेजिन कर सकते, तो सेल्समैन की तरह चीजों को एक घर से दूसरे, आजकल तो ये ब्रेड वाला भी आता है, पाव वाला भी आता है बेचने, तो वैसे ही करते थे। लेकिन अंगड़ी क्या थी, बड़ी मार्केट प्लेस हुआ करती थी जहां लोग जाते थे शॉपिंग करने। फॉरेन कंट्रीज में भी ये फॉरेन चीजों, फॉरेन मार्केट में अपनी चीजों को बेचते थे। क्या क्या चीजें इंडिया से, यानी संगम एज के लोग इंडिया से फॉरेन कंट्रीज भेज रहे हैं, वो है पेपर, जिंजर, कार्डमम, सिनेमम, टर्मरिक, आइवरी प्रोडक्ट्स, पर्ल्स, प्रेशियस स्टोन्स। अब देखो साउथ की बात करें तो यहाँ पे स्पाइसेस बहुत अच्छे मिलते हैं, ये सारे ही चीजें जो इन्होंने लिखी है स्पाइसेस है। तो स्पाइसेस के नाम अगर आप लिख दोगे तो इससे क्या होता था बच्चों, एक्सपोर्ट होता था, इनके पास ज्यादा थे तो ये बेचते थे दूसरी कंट्रीज को। और इनके पास क्या नहीं था, इनके पास घोड़े नहीं थे, हॉर्सेस नहीं था, गोल्ड नहीं था और कांच नहीं था। ये चीजें ये क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, अपने पास खरीद लेंगे। Then it was the great port cities were the emporia of foreign trade. Emporia का मतलब क्या होता है, एम्पोरिया एक, ठीक है। और पोर्ट तो वो है ना बंदरगाह, जहाँ पे शिप्स आके रुकेंगे। तो शिप्स आके रुकेंगे तो बहुत दूर दूर से बहुत सारे लोग आए होंगे, अलग अलग लोग आए होंगे जिन्होंने इस एरिया में कभी घुमा नहीं, या वैसे लोग आए होंगे। तो इन लोगों के लिए शॉपिंग के लिए कुछ तो रखना चाहिए ना। तो ये एम्पोरिया क्या होगा, अगर आप कभी ये साड़ियों की दुकान में गए हो तो वहां आपको एक ही टाइप की साड़ी मिलती है क्या, बहुत अलग अलग टाइप की साड़ियां देखते हैं। दैट इज एन एम्पोरिया, एन एम्पोरिया ऑफ सिल्क साड़ीज या एम्पोरिया ऑफ साड़ी ऐसा लिखा रहता है। तो एक ही दुकान के नीचे आपको बहुत सारी चीजें मिल रही है। आज के कॉन्टेक्स्ट में आप मॉल को इमेजिन कर सकते हैं। यस, मॉल में आपको सारी चीजें एक साथ मिल जाती है। तो एम्पोरिया लगा रखा था, कहाँ लगाते थे ऐसे एम्पोरिया, ये लोग पोर्ट पे लगाते थे, ताकि जो भी व्यापारी बाहर से आ रहे हो जा रहे हो वो इनसे ये चीजें देखे, अट्रैक्ट होकर खरीदे और इनका व्यापार हो जाए। फैमिली लाइफ कैसा था इनका, इनके घर वन स्टोरी हुआ करते थे। एक तो नीचे का ग्राउंड फ्लोर होता था और ऊपर एक और फ्लोर रहता था। ग्राउंड फ्लोर में ये क्या करेंगे बच्चों, शॉप्स चलाएंगे, दुकानें चलाएंगे। और ऊपर के फ्लोर में क्या करेंगे, फैमिली लाइफ चलाएंगे। ऊपर फैमिली रहेगी इनकी, नीचे दुकान। आज भी तो होता है ना ऐसे, बहुत सारे दुकान ऊपर ही रह रहे हैं, नीचे दुकान चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं, बहुत सारे देखने तो ऐसा है। फिर यहाँ पे दो ये दिए हैं आपको, पोर्ट के नाम दिए हैं, सलियालुर और बंदर। सलियालुर कहाँ है, पांडा रीजन में है, पांडा पांडा कंट्री में है। और बंदर कहाँ है, चेरा में। अब इन दोनों पोर्ट का नाम यहाँ क्यों लिखा, पहले ही जब चेरा और पांडा पढ़ा रहे थे तब क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इन पोर्ट के बारे में एग्जैक्ट हिस्टोरिकल एविडेंस कुछ नहीं मिला है। इन पोर्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन सिर्फ पोयम में मिली है। तो पोयम से मिली हुई चीजों को फैक्ट्स में कैसे डाल सकते थे, इसलिए इसको अलग से। द ऑथर ऑफ द पेरिप्लस 75 एडी में आया था और ये बोलता है कि इंडिया और रोमन एम्पायर में बहुत ही बढ़िया ट्रेड चल रहा है। किसके बीच, इंडिया और रोमन एम्पायर। अब हमें कैसे पता चला कि इंडिया और रोमन एम्पायर का ट्रेड हो रहा है करके, क्योंकि हमारे जो साउथ इंडिया की लैंड है ना, वहां पर एक्सकैवेशन करोगे तो आपको रोमन एम्पायर के कॉइन्स मिलेंगे। बहुत सारे कॉइन्स जो रोमन एम्पायर में इस्तेमाल हुए जाते थे, वो कॉइन्स हमें कहाँ मिल रहे हैं, इंडिया में, साउथ इंडिया में मिल रहे हैं, पोर्ट एरिया के पास। ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रूफ है कि इंडिया और रोमन एम्पायर एक दूसरे के साथ क्या करते थे, ट्रेड किया। अब ये जो आदमी इंडिया आया था ना, ऑथर ऑफ पेरिप्लस, इसने कुछ पोर्ट के नाम दिए हैं। पोर्ट के नाम देखो, अब यह आदमी तो तमिल वगैरह बोलना नहीं जानता, संस्कृत बोलना नहीं जानता, तो ये क्या करेगा, ये अपने बुक में नाम तो अलग तरीके से लिखेगा। तो इंडिया में जिस पोर्ट का नाम कैन्नौर है, उस पोर्ट को उसने अपने बुक में क्या लिखा है, नौरा। नौरा नाम लिखा है उसने अपने बुक में, जो कि इंडिया में क्या है, कैन्नौर। और जो उसने अपने बुक में तिनकिस नाम दिया ना, उस पोर्ट को ही हम तोंडी कहते हैं। तोंडी पोर्ट के बारे में हमने पढ़ा था, चेरा में, चूड़ा में, किसमें पढ़ा था, तोंडी किसमें आता है, क्या पोर्ट था तोंडी, चेरा का था हाँ, चेरा का पोर्ट था तोंडी। वो उसको क्या बोल रहे हैं बच्चों, तिनकिस बोल रहे हैं।
नेचुरली इंग्लिश ही बोलेगा क्योंकि उसको तो तोंडी बोलने को नहीं आया। अब इसमें आपको एक डाउट आ रहा है कि मैम हमको कैसे पता चला उसने अपने बुक में जिसको नौरा बोला है वही कैनोर है, या हमको कैसे पता चलेगा कि उसने जिस बुक में इंग्लिश बोला है वही तोंडी है ना? डाउट तो आया होगा। तो इसीलिए क्योंकि उसने उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि उस पोर्ट में ना ऐसा था, उस पोर्ट में ऐसा था, बाहर से ये ऐसा दिखता था, अंदर से ऐसा दिखता था, यहाँ के लोग ऐसे थे, वो ऐसी भाषा बोल रहे थे। तो उससे हमने क्या किया है, कोरिलेट किया, अंदाजा लगा है। हो सकता है सच भी हो या फिर झूठ भी हो, इसीलिए इनको फैक्ट्स के हिस्से में नहीं दिया, आपको पीछे अलग तरीके से इंफॉर्मेशन की तरह दी है। इन्होंने एक और पोर्ट का नाम दिया है, उसका नाम है मुजीरिस, और इसी मुजीरिस को क्या बोलेंगे, मुसीरी या ट्रैंगनोर। नेलेक्ट्रिडा, नेलेक्ट्रिडा ये पोर्ट उन्होंने कहाँ दिया है, इट इज नियर कोट्टायम। कहाँ है ये, कोट्टायम में। मसलिन जो था वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ करता था। मसलिन क्या है, मलमल का कपड़ा। इंडिया में मसलिन क्लॉथ जो है बहुत ज्यादा बिकता है बच्चों, बहुत ज्यादा डिमांड था उस समय मसलिन क्लॉथ का। पतला होता है ना, बहुत स्ट्रेनर की तरह भी इस्तेमाल करते थे। आप लोगों के कपड़ों में जो नायलॉन के कपड़े होते हैं या फिर ज्यादा हैवी वर्क के कपड़े होते हैं ना, उसके पीछे लाइनिंग की तरह लगाया जाता है इस कपड़े, ताकि वो कपड़ा क्या हो, टिकाऊ हो जाए और वो फटे नहीं, और आपको उसकी वर्क जो होती है ना, बीड्स वगैरह मोती वगैरह, वो चुभे नहीं। इसलिए मसलिन क्लॉथ की क्या करते हैं, लाइनिंग करते हैं। ये बहुत ही अच्छा मिलता था कहाँ, इंडिया में, और खास तौर पे आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। और ये कहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था, उरियायूर से। उरियायूर पोर्ट से मसलिन क्लॉथ को दूसरे शहरों में भेजा जाता था, बहुत ज्यादा बड़े क्वांटिटी में भेजा जाता। इस पूरे चैप्टर में कुछ भी डाउट है आप लोगों को? विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आगे शुरू करेंगे हड़प्पा, पढ़ेंगे हड़प्पा। क्या आप जानते हो, पूरी आपकी हिस्ट्री जो है वो 3 तरीके से डिवाइडेड होती है। सबसे पहला क्या है, प्री हिस्ट्री। दूसरा क्या है बच्चों, प्रोटो हिस्ट्री। और फाइनली क्या आता है, हिस्ट्री। हम सब कुछ तो बीता हुआ ही है, इसमें क्या अलग अलग है, आ रहा होगा ऐसा सवाल। तो प्री हिस्ट्री वो टाइम पीरियड है जो हम स्टोन एज में पढ़ते हैं। स्टोन एज के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। स्टोन एज के 3 पीरियड भी पढ़े थे ना, बहुत फेमस, ब्रॉडली डिफाइंड, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, और बीच में आता है मीजोलिथिक, बाद में नियोलिथिक, है ना। मीजोलिथिक और नियोलिथिक। यहाँ पर क्या फर्क है कि ये यहाँ है और ये यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, उसके पीछे का रीजन। जो प्री हिस्टोरिक टाइम है, प्री हिस्टोरिक टाइम में लोगों के पास लिखने की एबिलिटी थी ही नहीं। अभी स्टोन एज मैन क्या लिखेगा, इसको लिखना पढ़ना तो कुछ नहीं आता था। तो यहाँ पर नो रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल, नो रिटन रिकॉर्ड्स, जरा भी कुछ भी रिटर्न रिकॉर्ड हमारे पास इस टाइम पीरियड का नहीं है। फिर आता है आपका प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में स्क्रिप्ट तो है, कुछ रिटर्न रिकॉर्ड्स तो है, लेकिन क्या हम इसको पढ़ पाते हैं? तो ये इट इज नॉट डेसिफर्ड।
और हिस्ट्री वाले में क्या आएगा, रिटन रिकॉर्ड्स भी है और उसके साथ साथ हम इन रिटन रिकॉर्ड्स को डॉक्यूमेंट भी कर पा रहे हैं, पढ़ भी पा रहे हैं, तो वो किस में आएंगे, हिस्ट्री में आएंगे। यानी आपका पूरा संगम एज किस में आएगा, हिस्ट्री में आएगा। क्योंकि यहाँ पर टोलकापियम था, अजीब अजीब बुक के नाम लिए थे ना मैंने, वो सारे बुक के नाम जो लिए थे वो हम सब पढ़ पाते हैं, क्योंकि वो तमिल में लिखा है या फिर संस्कृत में लिखा है, तो वो लैंग्वेजेस हम पढ़ सकते हैं, तो हिस्ट्री में आएगा। लेकिन आपका जो प्री हिस्ट्री है, आप जो आज पढ़ने वाले हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या उसका स्क्रिप्ट डेसिफर्ड है, नहीं, तो वो किस में आएगा, प्रोटो हिस्ट्री में आएगा। यहाँ का स्क्रिप्ट जो है वो डिसिफर्ड नहीं है, हम में से कोई इसको नहीं पढ़ सकता कि इन लोगों ने क्या लिखा है, सो इट विल कम अंडर प्रोटो हिस्ट्री। अब प्रोटो हिस्ट्री में और भी कुछ डिविजन्स है, ये डिविजन्स हुआ ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स। कैसे हुआ बेटा डिवीजन, ऑन द बेसिस ऑफ मेटल। पहले लोग सिर्फ पत्थर इस्तेमाल करते थे, अब क्या करने लगे, मेटल्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। सबसे पहले ढूंढा हुआ मेटल कौन सा है, ब्रॉन्ज, क्या तुम कॉन्फिडेंट हो, कॉपर, यस, सबसे पहले उन्होंने क्या ढूंढा बेटा, कॉपर ढूंढा, सी उसका सिंबल है ना, कॉपर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉपर एज। सबसे पहले ढूंढा था कॉपर, तो कॉपर एज। फिर आता है सेकेंड एज जिसको हम कहते हैं चाल्कोलिथिक एज। क्या कहते हैं, चाल्कोलिथिक एज। बच्चों पुरानी आदतें छूट जाती है क्या आसानी से, नहीं, तो पुरानी आदत इनकी क्या इस्तेमाल करने की थी, स्टोन, तो कॉपर आ जाएगा तो क्या स्टोन को भूल जाएंगे, नहीं, तो कॉपर और स्टोन दोनों को मिलाकर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई वेपन बना रहे हैं जिसमें कॉपर भी है और उसमें स्टोन का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो वो किस एज में आ रहा है, चाल्कोलिथिक में आ रहा है। तो कॉपर प्लस स्टोन, इसका इस्तेमाल करने वाले टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे, चाल्कोलिथिक एज। अब क्या डिस्कवर हो गया बच्चा, ब्रॉन्ज। अब ब्रॉन्ज डिस्कवर हो गया, तो इस टाइम पीरियड को हम क्या बोलेंगे, ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज होता क्या है, तो बोलो लेड का नहीं होता बेटा, एलॉय होता है, लेकिन किसका एलॉय होता है, कॉपर प्लस टिन, या फिर रेडी दिया है क्या आपको, नहीं जिंक दिया है, टिन या फिर जिंक को मिक्स करके क्या बनाएंगे, एलॉय बनाएंगे। कॉपर तो रहेगा ही, लेकिन उसमें या तो टिन डाला जाएगा या फिर जिंक डाला जाएगा, दोनों नहीं डालेंगे, या तो ये पड़ेगा या तो ये। और इनके जो मात्राएं होती है, इनका जो मेजर्स होता है, दैट वेरीज अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ कॉपर यू आर एडिंग, और उससे क्या बनेगा, ब्रॉन्ज बनेगा, ब्रॉन्ज एज आ जाएगा। फिर कुछ सालों बाद क्या आ जाता है बच्चों, लास्ट में आयरन एज। इसी आयरन एज का लास्ट फेज क्या है, मेगालिथिक एज, जो हमने संगम एज में पढ़ा था ना, पत्थर रखते थे दो नीचे, ऊपर एक पत्थर था, अंदर ब्यूरियल थे, वो चंपक लक्ष्मी आई थी, ये सब नो, तो वो क्या है, वो आयरन एज था, लास्ट फेज क्या है, मेगालिथिक एज। तो आयरन एज के लास्ट फेज मेगालिथिक एज में हमने संगम एज का डिस्क्रिप्शन सुना। अब ये ब्रॉन्ज एज, क्या चाल्कोलिथिक एज, कॉपर एज, इन सब के बारे में देखते हैं। चाल्कोलिथिक एज ऑलमोस्ट चल रहा था या फिर खत्म हो रहा था, उसी टाइम पर क्या शुरू हो जाता है बच्चों, हड़प्पा सिविलाइजेशन शुरू हो जाता है। लेकिन ब्रॉन्ज एज के पीक टाइम पर ही हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को अच्छे से देख पाते। कब देख पाते हैं हम लोग, ब्रॉन्ज एज के टाइम पे, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन इस पीरियड में आएगा, ब्रॉन्ज एज में आएगा। हमारा जो हिस्ट्री है बच्चों किस टाइम पीरियड में आ रहा है, देखो आज का दिन तो प्रेजेंट है, कल का दिन क्या हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो कल का दिन इसमें से कहाँ आएगा, हिस्ट्री में आएगा ना, क्योंकि तुमने हो सकता है अपनी कोई डायरी बनाई हो, उसमें तुम कुछ लिख के रख रही हो, तो लिखोगी तभी तो रिकॉर्डेड होगा, रिकॉर्डेड चीजें हिस्ट्री होती है, तो हिस्ट्री में आ जाए।
हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो ये अकेला नहीं था जो ब्रॉन्ज एज में डेवलप हुआ। हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ साथ कुछ और भी सिविलाइजेशंस डेवलप हुए। कौन कौन सी? 4 सिविलाइजेशन डेवलप। एक तो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन, चाइनीज। वेरी गुड। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का ही दूसरा नाम क्या था? फर्टाइल क्रेसेंट। इसको फर्टाइल क्रेसेंट क्यों बोलते थे? क्योंकि चांद जो है, आधा चांद देख रहे तुम लोगों ने, कितना सुंदर दिखता है। ऐसे ही आधे चांद की तरह ये जमीन थी। कहाँ पर? टिग्रिस और यूफ्रेट्स नाम की 2 नदियों के पास। ठीक है, और टिग्रिस यूफ्रेट नदी और ये मेसोपोटामिया आज के डेट में किधर है? इराक। इराक में देखो तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आपको इराक में देखने को मिलेगा, प्रेजेंट डे सिविलाइजेशन में। और यहाँ पे कहाँ पे बनी थी ये दोनों? टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। अगर आप कभी आगे चलकर ह्यूमैनिटीज का 11th एंड 12th का बुक उठा के देखोगे ना, तो पूरी 30 पन्ने की एक चैप्टर ही इस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पर, कि कैसे वहां लोग आए, कैसे वहां रहे, वहां के राजा महाराजों की कहानियां, बहुत कुछ दिया उसमें। लेकिन आउट ऑफ सिलेबस चीजें कौन पढ़ता है, तो हम उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन कौन से नदी के किनारे लगा है बच्चों? इंडस रिवर के पास। इजिप्शियन सिविलाइजेशन कौन से नदी के पास था? नाइल। और चाइनीज, थोड़ा नाम अजीब है, हुआंगहो एंड यांगसे। वैली का नाम क्या है? हुआंगहो। और रिवर का नाम क्या है? यांगजे। हुआंगहो एंड यांगजे। एक चीज आप लोग देख रहे हो, ब्रॉन्ज एज में जितने भी सिविलाइजेशन डेवलप हुई, सारी की सारी सिविलाइजेशन किसी ना किसी नदी के किनारे ही हो रही है। जो हड़प्पन है वो भी इंडस रिवर के पास है, मेसोपोटामियन टिग्रिस और यूफ्रेटिस के पास है, इजिप्शियन नाइल के पास है, चाइनीज यांगजे रिवर के पास है। ऐसा क्यों? वाटर, पानी चाहिए फार्मिंग के लिए, नहाने धोने के लिए, तो इनका जो भी था वो सब पानी के आसपास ही होता है। क्या आप लोग लिखना चाहते हो या फोटो लेना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? इसका इरेज कर दूं, ऐसे ही चलेगा, याद रह जाएगा। मुझे बताओ, कल्चर में और सिविलाइजेशन में फर्क क्या होता है? What is the difference between culture and civilization? Culture and ritual have been from old periods. From ages to there. देखते हैं थोड़ा कल्चर क्या है और सिविलाइजेशन क्या है। इसका डिस्टिंक्शन हो सकता है ये एग्जाम में आ जाए, तो आई विल रिकमेंड कि इसको थोड़ा पॉइंटर्स बना के वही की जगह हो ना, तो मॉड्यूल में लिखना। तो कल्चर क्या है बच्चों? कल्चर और सिविलाइजेशन दोनों इंटरचेंजेबल यूज होते हैं। कभी कभी हम कह देते हैं यही हमारा कल्चर है, ऐसा ही हमारा सिविलाइजेशन है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। कल्चर क्या है? वो इनर वैल्यूज को डिनोट करता है। किसको? इनर वैल्यूज को। अगर मैं कहूँ कि एक एग्जाम्पल दो, तो कल्चर का एग्जाम्पल क्या होगा? बड़ों की इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना, झूठ ना बोलना, ये सारा क्या है? हमारे कल्चर का हिस्सा है। क्या ये हमारा सिविलाइजेशन बन सकता है? नहीं। हर सिविलाइजेशन में अलग अलग टेक्निक होंगे। कहीं किसी जगह पे वो बूढ़े की इज्जत नहीं करते होंगे, वो एक अलग थॉट प्रोसेस है। तो हमारे इनर वैल्यूज, हम क्या सोचते हैं, वो हमारा क्या है? कल्चर का।
तो ये क्या है, सिविलाइजेशन आर अवर आउटर वैल्यूज। अब आउटर वैल्यूज का मतलब मंदिर में जाते समय हम जूते उतार कर मंदिर में जा रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक आउटर कल्चर, लोगों को दिख रहा है। ऐसा कोई काम करना जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो दिख रहा है सबको। अब झूठ मैंने बोला लेकिन किसी को पता ही नहीं चला, तो क्या ये आउटर वैल्यू होगा? नहीं, ये तो इनर वैल्यू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ढोंग कर रही हूँ, बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रही हूँ, इसीलिए मैंने बड़े बड़े दान किए, धर्म के काम किए, बड़ा सा यज्ञ रखा, तो ये क्या है, ढिंडोरा पीटना हो जाएगा ना। तो एक तरीके से क्या है, आउटर वैल्यूज, जो लोगों को दिख रहा है, और लोगों को दिखाने के लिए अगर मैं कोई चीज कर रही हूँ तो वो किस में आ जाएगी, सिविलाइजेशन में। लेकिन कल्चर हम कभी भी किसी को शो ऑफ नहीं कर सकते, वो हमारे अंदर, हमारे थॉट प्रोसेस में इम्बाइब्ड रहता है। सिविलाइजेशन में जो हो रहा है वो दिख जाता है, आज नहीं तो कल दिखेगा। अच्छी चीजें भी दिखेंगी, खराब चीजें भी दिख रही हैं। आगे देखते हैं, कुछ और भी चीजें यहाँ पे बताया गया है। कल्चर कॉन्स्टिट्यूट्स द मॉरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। मॉरल एस्पेक्ट्स क्या है, राइट या रॉन्ग को पहचानने की समझ को ही हम मॉरल एस्पेक्ट्स कहते हैं ना बच्चों। अगर हमें पता है कि ये चीज करना सही है, अगर हम जानते हैं ये चीज करना गलत है, तो हमारा मॉरल डेवलपमेंट हुआ है। और मॉरल डेवलपमेंट हम किसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं, कल्चर के साथ। अगेन दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग। कल्चर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। लेकिन सिविलाइजेशन कैसी होती है, कॉन्क्रीट होती है। अगर आप इस चीज को हड़प्पा के साथ रिलेट करो तो आपको वहां पे ग्रेट बात देखने को मिल रहा है, ग्रैनरीज देखने को मिल रही है, कुछ तो है जिसको आप छू कर कह सकते हो कि हाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो वो क्या है, कॉन्क्रीट है। लेकिन यहाँ के लोग, उनका थॉट प्रोसेस क्या होता होगा, उनके यहाँ पे कैसी सोच होती होगी, ये तो कोई नहीं जानता। ये चीज उन लोगों के साथ ही क्या हो गई, मिट गई, खत्म हो गई। तो कल्चर क्या हो जाता है, कभी कभी खत्म हो जाता है, लेकिन सिविलाइजेशन, इनके कुछ ना कुछ पास्ट रिमेन्स हमको मिलते हैं। फिर यहाँ पे एक और चीज बताया गया है, सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूट्स मटेरियल एंड वर्ल्डली एस्पेक्ट्स। मटेरियल एंड वर्ल्डली एस्पेक्ट्स। देखो, मॉरल एस्पेक्ट्स मतलब सही या गलत की पहचान रखना। मटेरियल एंड वर्ल्डली एस्पेक्ट्स में आप अगर एक्सकैवेशन करते हो, जमीन से कुछ खोद के निकालते हो, वहां पे आपको पॉट मिल रहा है, वहां पे आपको बर्तन मिल रहे हैं जो हड़प्पा टाइम में यूज किए थे, वहां पे आपको ज्वेलरी मिल रही है उनकी, तो वो क्या है, मटेरियल एंड वर्ल्डली एस्पेक्ट्स। ऐसी चीजें जो आप देख सकते हो, छू सकते हो, आपको पता है कि ये उन लोगों ने क्या किया था, यूज किया हो। कल्चर और सिविलाइजेशन में अगर डिस्टिंक्शन पूछे तो ये दो तीन पॉइंट आप लिख लें। सिविलाइजेशन को एडवांस्ड स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट भी कहा जा सकता है, ह्यूमन कल्चरल डेवलपमेंट। अगर लोग एडवांसमेंट हो रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि लोगों के साथ आपस में कैसे व्यवहार करना है, तो क्या हो गया, उनका कल्चरल डेवलपमेंट हो गया। कल्चर में जब डेवलपमेंट होता है तभी वहां पर एक सिविलाइजेशन बस सकती है, क्योंकि कभी भी कोई ऐसा गांव नहीं हो सकता, कभी भी कोई ऐसी जगह नहीं हो सकती जहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है। कभी ना कभी तो हमें दूसरों पर किसी किसी चीजों के लिए डिपेंड होना पड़ता है। और अगर हम डिपेंड हो रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपना सिविलाइजेशन बसाए, जहाँ पे एक आदमी सब कुछ नहीं कर रहा है, एक दूसरे की मदद से पूरी सिविलाइजेशन क्या हो रही है, चल रही है। ठीक है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी इन्होंने डेवलप किया और सुपीरियर टेक्नोलॉजी भी डेवलप किया। अब टेक्नोलॉजी से कंफ्यूज नहीं होना है, टेक्नोलॉजी मतलब आज का मोबाइल और कंप्यूटर नहीं था बेचारों के पास। वो क्या कर रहे थे बच्चों, उनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, उनके घर बनाने के पैटर्न्स अच्छे थे, वो ग्रिड सिस्टम में घर बनाते थे, तो ये सारी उनकी टेक्नोलॉजी थी। उस टाइम के लोगों से इतना भी उम्मीद रखना बहुत बड़ी बात थी ना। आज भी हम क्या करते हैं, उनके सिविलाइजेशन में बनाई हुई चीजों को देखकर उससे इंस्पिरेशन लेकर अपनी चीजें बनाते हैं। तो वो अगर इतना कुछ कर सकते थे उस टाइम पर, तो उनके लिए टेक्नोलॉजी से कम नहीं। कोई भी शहर किसी भी सिविलाइजेशन की बात करे तो वहां पे कितने सिटीज आ रहे हैं, सिटीज का एवोल्यूशन कैसे हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। वहां पे सरप्लस फूड बचता है या नहीं, उस पर डिपेंड करेगा। अब सरप्लस फूड से क्या संबंध है, देखो ये गांव है, इस गांव में 100 लोग रहते हैं, इन 100 लोगों में से 50 लोगों ने क्या किया बच्चों, एग्रीकल्चर किया।
इसी एग्रीकल्चर से उनको क्या मिल गया, सरप्लस फूड। तो बाकी के 50 लोग जो एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं वो सरप्लस फूड इन बाकी के 50 लोग को बेचेंगे, वो बेचेंगे, खाएंगे और ये लोग रह जाएंगे। लेकिन जो 50 लोग इन सरप्लस फूड को खरीदना चाहते हैं उनको भी तो इन बेचने वालों को कुछ देना पड़ेगा। वो क्या करेंगे फिर, पॉटरी करेंगे, मेटलर्जी करेंगे, सील मेकिंग के काम में लगेंगे, बीड मेकिंग के काम में लगेंगे। तो इससे क्या हो जाएगी, सोसाइटी में बैलेंस बना रहेगा। क्या हर कोई एक ही प्रोफेशन कर रहा है, क्या फिर हर कोई अलग अलग प्रोफेशन में इंडल्ज है। तो किसी के भी काम में कोई दूसरा नहीं आ रहा, किसी के काम को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा। सरप्लस फूड से ये एक दूसरे का पेट भर रहे हैं और अपना सोसाइटी क्या कर रखा है, इन्होंने सेल्फ सफिशिएंट कर रखा है। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर एक और पॉइंट है यहाँ पर, डिवीजन ऑफ लेबर। आपके स्कूल में चैप्टर हो गया हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पर एक ऊपर का हिस्सा होता था, ऊपर कुछ और लोग रहते थे और नीचे कुछ और लोग रहते थे। ऊपर के हिस्से में जो लोग रहते थे उनको क्या कहते थे, उस हिस्से को सिटाडेल कहा, और नीचे लोअर टाउन कहते थे। तो सिटाडेल में जो लोग रह रहे हैं ना, वो हो सकता है तीसरी क्लास से हो, किसी धर्म कर्म के काम में लगे हो, या फिर हो सकता है रूलिंग क्लास हो। और नीचे जो लोअर टाउन में रह रहे वो क्या थे, वो वर्कर्स होते होंगे, या कुछ कुछ भी ऐसा लेबर वगैरह हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर दिया, डिवीजन ऑफ लेबर, यानी एक ग्रुप के लोग क्या कर रहे हैं, रूलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, धर्म कर्म के काम में एंगेज है, और दूसरे ग्रुप के लोग क्या है, वो आम कामों में लगे हैं, ऑक्यूपेशनल वर्क्स में लगे हैं। तो इस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर के कॉन्सेप्ट से ही आगे क्या निकल कर आता है बच्चों, गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट भी निकल के आता है। तो आज अगर हम अपने कंट्री में गवर्नमेंट चला रहे हैं तो उसका भी इंस्पिरेशन हमने कहाँ से निकाला है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। सिस्टम ऑफ राइटिंग, बहुत कुछ लिखा है बच्चों लोगों ने अपने सीरीज पर। क्या सब कुछ हम पढ़ पाते हैं, नहीं, इनफैक्ट कुछ भी नहीं पढ़ पाए ढंग से, थोड़ा बहुत ही कुछ पढ़े हैं वो भी सही से समझ में नहीं आया। देन पब्लिक बिल्डिंग, यहाँ पर जो ग्रैनरीज है, जो सिटाडेल है, या फिर जो ग्रेट बात है, ये क्या है, ये मॉन्यूमेंट है। अब वो इतने साल पुराना है तो ताजमहल जैसे चमकते हुए तो नहीं रहेंगे ना, उसमें थोड़ी सी तो खराबी आई होगी। और फिर ये तो सारे क्या हो चुके थे, सालों पहले ही मिट्टी में दब गए थे, मिट्टी में दफन हो चुके हैं। उसको हम निकाल निकाल के बाहर लेकर आ रहे हैं और उसमें से स्टडी कर रहे हैं। तो ओरिजिनल जैसा वैसे तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी जितना भी अवेलेबल है हमारे लिए यही क्या है, मॉन्यूमेंट की तरह है। टेक्नोलॉजी को भी आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, इन लोगों का ट्रेड भी था, इनके घर अच्छे बनते थे, इनके ड्रेनेज सिस्टम अच्छे थे। 400 साल से 300 साल पहले तक, यानी 4000 बीसी से लेकर 3000 बीसी तक, जिसको आज के कॉन्टेक्स्ट में 6500 साल पहले तक की कहानी देखो। इंसान ने क्या कर लिया था, नेचुरल फोर्सेस से लड़ना सीख लिया। नेचुरल फोर्सेस का मतलब कोई बाढ़ आ गई या पानी आ गया, फॉरेस्ट फायर लग गया, तो ये जानना था कि ह्यूमन कैसे बचता है। अब मान लो मैंने इसे क्या किया, इसे एक जंगल में छोड़ दिया जहाँ पे खूब बारिश आ रही है, तो तुम क्या करोगे बेटा, बारिश में रहना है तो नहीं करोगे, क्या करोगे फिर उसके बाद, केव ढूंढोगे और उस केव में जाओगे ताकि तुमको लाइटनिंग भी स्ट्रक ना हो और बारिश भी ना लगे। ध्यान रखना लेकिन उसमें शेर ना बैठा हो, वरना बारिश से बचने के चक्कर में शेर का नाश्ता बन जाओगे। और देखो, अगर ये सारी जो टेक्निक हमें आज पता है वो इंसान ने कब ढूंढ निकाली थी, बहुत पहले ही ढूंढ निकाली थी। इसने और एफिशिएंट टूल्स बनाने शुरू किए और रिवर बैंक के पास वो रहने लगा, एग्रीकल्चर करने लगा। इसके पास सरप्लस फूड हो गया, सरप्लस फूड हो गया तो ये अपने पॉपुलेशन को सस्टेन कर पाएगा, खाना ज्यादा बन जाए तो अपने सारे लोगों को खाना खिला सकेगा। इनफैक्ट इतना ज्यादा खाना बनाने लग गया कि एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रेड भी करने लगा। यस, अगर कुछ लोग एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं और बाकी लोग एग्रीकल्चर का काम नहीं करेंगे तो ये कुछ लोग जो नहीं कर रहे हैं ना काम, वो क्या हो जाएंगे, वो फ्री हो जाएंगे। ऐसे फ्री लोग क्या करेंगे, खाली दिमाग शैतान का घर है, कुछ तो काम करेंगे ना, खाली बैठे रहेंगे। अब वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, पका के मेरे को खिलाएगा, मैं तो सो जाऊंगा, ऐसा बोलेंगे क्या, नहीं। तो ये फ्री लोग क्या करेंगे बच्चों, अपने स्किल को डेवलप करेंगे।
स्किल डेवलप होगी तभी तो पॉटरी आई, स्किल डेवलप हुई तभी तो सील मेकिंग का आर्ट आया, कपड़े बनाने शुरू किए इन लोगों ने। तो इनको अगर फ्री टाइम क्यों मिला, क्योंकि सारे बाकी कुछ लोग क्या थे, एग्रीकल्चर में ध्यान लगाए थे, और बचे हुए फ्री टाइम में लोगों ने अपना स्किल डेवलप किया। और इसी सील्स के साथ लार्ज स्केल इन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन शुरू किया, और इसी प्रोडक्शन की मदद से एक दूसरे के साथ ट्रेड करने। ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी बात कर लिया है। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कब शुरू हुआ, 2500 बीसी में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ, 2500 बीसी। इस टाइम पर ब्रॉन्ज एज के साथ आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन भी शुरू हो जाता है। तो टाइम लाइन पे बताओ हम कितनी पुरानी बात कर रहे हैं। ये है बीसी और ये है एडी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1000 साल, यहाँ पे 2000 साल, यहाँ पे 3000 साल, और अब क्या आया है 1000, 2000, और ये आज चल क्या रहा है बच्चों, 2023। अच्छा वो बताया, वरना मैं तो भूल ही गई थी 20 लिख देती। इतने बड़े टाइमलाइन पर याद भी कैसे रहे। बताओ हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यस 2500 की बात कर रहे हैं। और अब यहाँ पे क्या है 2023। कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितने साल पहले की बात करें एग्जैक्ट। इतने सालों पहले की बात हम कर रहे हैं किसमें, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी कैसे हुई, क्या आप लोग जानते हो बच्चों? हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी के पीछे कैसी स्टोरी है? सच्ची स्टोरी है, आपके भले सिलेबस का हिस्सा ना हो फिर भी सुन लेना, मजा आवा। जो एक इंग्लिश आदमी था, उसका नाम था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ना आर्मी में पहले काम किया करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी में। उसका जरा भी मन नहीं लगता था आर्मी में काम करने के लिए। तो उसने क्या किया, अपने बॉस से कह दिया कि मुझे तो काम नहीं करना, सैलरी तो चाहिए लेकिन। तो चार्ल्स मैसन को उसके बॉस ने कहा कि ठीक है, तुम आर्मी का काम छोड़ दो, तुम क्या करो, तुम इंडिया में यहाँ वहां घूमना, घूम फिर लेना, और तुम्हें जो भी अच्छा दिखाई दे उसको लिख के मेरे पास लेके आना, ये तुम्हारा काम है। तो चार्ल्स मैसन खुश हो जाता है, चलो अच्छा है, जान देने से तो अच्छा कहीं घूम फिरने का मौका मिल रहा है। मैं निकल गया। वो पहली बार हड़प्पन सिविलाइजेशन में गया है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि वो हड़प्पन सिविलाइजेशन देख रहा है। उसको वहां पे जो भी टूटी फूटी चीजें देखने को मिली ना, उसको देखकर उसको लगता है शायद ये वही जगह हो जहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पोरस के साथ लड़ाई की है। यस, उसको ऐसा है। और उसने वहां जो भी देखा है उसे अपने बुक में ड्राइंग किया है, पिक्चर्स बनाए उसके, उसने उसके बारे में अपने बुक में लिखा भी है। तो वन ऑफ द फर्स्ट एविडेंस दैट वी गेट टू नो अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन इज थ्रू हिज राइटिंग्स। उसने जो लिखा है ना उस। फिर उसके बाद इंडिया में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हो जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड बनकर अलेक्जेंडर कनिंघम इंडिया। अब अलेक्जेंडर कनिंघम को भी पता चलता है कि भाई ऐसी कोई जगह है, जाके देखा था, तो ये देखने जाता है। लेकिन है तो अंग्रेज ना, कभी किसी चीज के लिए इंडिया वालों को क्रेडिट देंगे क्या? ये कभी नहीं। तो इन्होंने क्या कहा, ये ना एक कोई पुरानी सी बुद्धिस्ट जगह है, शायद यहाँ पे कोई बुद्धिस्ट लोग रहते थे, धीरे धीरे क्या हो गए, लोग चले गए तो पूरा गांव, बसा हुआ गांव चला गया, निपट गया। इन्होंने बुद्धिस्ट गांव कहकर उसको हल्के में ले लिया। फिर उसके बाद अगले हेड कौन बनते हैं एएसआई के, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल अगले हेड बनते हैं। और जब वो इंडिया आते हैं ना, तो हमारे ही एक इंडियन को वो वहां भेज देते हैं, कहाँ पर, हड़प्पन सिविलाइजेशन के स्पॉट पर, जो कि प्रेजेंट डे पंजाब में है, पाकिस्तान वाले पंजाब में। वहां भेजते हैं। उनका नाम था दयाराम साईनी। क्या था उनका नाम? दयाराम साईनी। और ये दयाराम साईनी ने पहली बार 1921 में हड़प्पा को अच्छे से डिस्कवर किया, और उसके बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन निकाला। हड़प्पन एज को उसने क्या किया, एक्सकैवेट किया। अब जॉन मार्शल को भी ऐसी क्या पड़ी थी कि उसने दयाराम साईनी को पंजाब वाले एरिया में घूमने के लिए भेज दिया।
तो वहां पर ना उस समय रेलवे के टैक्स लगाए जा रहे, रेलवे टैक्स लाहौर से मुल्तान रेलवे बनाया जा रहा। तो ये रेलवे ट्रैक्स बनाते बनाते ईंटों की कमी पड़ गई। किसकी कमी? ईंट। कुछ कंस्ट्रक्शन बना था प्लेटफॉर्म का, प्लेटफॉर्म के कंस्ट्रक्शन में तो ईंट ही लगेंगे, उसके ईंट कम पड़ने लगे। तो ये जो गांव वाले थे ना, पता नहीं कहीं से तो चोरी करके ईंट लेके आ गए। तो जब वहां के इंजीनियर ने उनसे पूछा कि ईंटें चोरी के कहाँ से लेके आ रहे हो, तो गांव वाले उसी जगह को बता रहे जहाँ पे आज के प्रेजेंट डे क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। आर यू गेटिंग मी? तो उसके बाद ही जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को वहां पर डिस्कवरी करने के लिए भेजा। हड़प्पा साइट जो है वो पहली बार डिस्कवर हुआ 1921 में। ये पंजाब में है, लेकिन उस समय पंजाब तो इंडिया का ही हिस्सा था, लेकिन आज ये पंजाब कहाँ चला गया है? पाकिस्तान चला गया है। किस डिस्ट्रिक्ट में? पंजाब के मॉन्टगोमेरी डिस्ट्रिक्ट। ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, मॉन्टगोमेरी। मॉन्टगोमेरी डिस्ट्रिक्ट में है ये, पंजाब कहाँ का? पाकिस्तान। यहाँ पर दयाराम साहनी ने पहली बार हड़प्पा को डिस्कवर किया। अब चाहते तो दयाराम साहनी अपना ही नाम दे देते थे इसको, हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलने से अच्छा ये दयाराम सिविलाइजेशन बोल सकते थे। ऐसा कुछ भी, लोग अक्सर अपना ही नाम देते हैं ना, कहाँ कुछ और करते। साइंस में तो अपने कितने सारे इनोवेशन देखे, न्यूटन लॉ, गैलीलियोस टेलीस्कोप, तो ऐसे ही ये भी अपना नाम दे सकते थे। लेकिन ये बहुत ही अच्छे और सुलझे व्याधि थे। इन्होंने क्या किया, आसपास में जो गांव थे, वो गांव वालों से पूछा कि इस जगह को तुम क्या बुलाते हो, तो उन्होंने कहा कि ये जगह हड़प्पा करके बुलाते हैं, हम लोग बहुत टाइम से बुला रहे हैं, गांव का नाम ही हड़प्पा है। तो उन्होंने इस सिविलाइजेशन का नाम क्या दे दिया? हड़प्पन सिविलाइजेशन। और वैसे देखा जाए उन्होंने अच्छा भी किया, क्योंकि जो ऋग्वेदा है, ऋग्वेदा, उस ऋग्वेदा में हरियप्पा ऐसा नाम का एक गांव का वर्णन दिया है। दे हैव डिस्क्राइब्ड अबाउट अ विलेज नेम हरियप्पा। तो कहीं ना कहीं वो हड़प्पा से ऐसा ही साउंड कर रहा है, हो सकता है उन्होंने उसके बारे में लिखा, वी डोंट नो। ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन का दूसरा नाम क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि इंडस रिवर पर है। और एक नाम है, क्या आप बता सकते हो? नहीं बेटा, वो तो साइट है ना, एक और नाम भी है। नहीं बच्चे, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन में तो 4 आ जाएंगे ना, फिर इजिप्शियन भी आएगा, चाइनीज भी आएगा। सिर्फ और सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नाम क्या है? अच्छा मैं हिंट दूं? वो क्या? इंडस रिवर का दूसरा नाम? उतने सब जगह ढूंढ रहे हैं कुछ मिल जाए। इंडस करके किसने रखा बच्चों इस नदी का नाम? ये तो इंडियन नाम नहीं है ना, इंडिया, इंडस। कुछ हिंट लग रहा है आप लोगों को? इंडिया जो वर्ड है वो इंडस रिवर से डिराइव हुई है। ये नाम किसने दिया? ब्रिटिशर ने दिया। लेकिन इंडिया का नाम इंडिया या इंडस तो नहीं था, ये किसके इस नदी का नाम, ये जो रिवर है, इस रिवर का नाम पहले भी कुछ और होता होगा ना? क्या होता था? सिंधु। सिंधु नदी थी बच्चों। इसी सिंधु नदी का नाम इन लोगों ने क्या दिया है? इंडस। और सिंधु से ही देखो हिंदू वर्ड भी आता है, उसी से हिंदुस्तान भी आता है। समझ रहे हो कैसे लिंक्ड होता है? और ये लोग जब इंडिया में आए, ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, तो उन्होंने इसी सिंधु रिवर का नाम क्या रखा? इंडस। और इंडस रिवर से ही क्या नाम आया? इंडिया। ओके, यू आर गेटिंग मी? तो ये सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अभी सरस्वती कौन है बीच में? सरस्वती भी एक रिवर का नाम, लेकिन आज ये रिवर नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि ये रिवर क्या हो चुका है? लॉस्ट। हो सकता है कभी अर्थक्वेक वगैरह आया हो, तो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से ये रिवर आज बस थोड़ा सा ही बहता है। घाघर हक्का रिवर नाम है ना, उसका जो सरस्वती रिवर था उसका ही रेमिनेंट बाकी है, बाकी पूरे का पूरा रिवर चला है। तो इसको हम सिंधु वैली सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं, इंडस रिवर का दूसरा नाम।
वैसे कहा जाता था कि ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सा है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। लेकिन पहली बार जब इंडिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज हुई, लोगों को पता चला कि यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी था, तो इन अंग्रेजों को, इन यूरोपियंस को मानना पड़ा कि मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन ही सबसे पुरानी है। ऐसा नहीं है, इंडिया का भी अपना कुछ तो है जिसके ऊपर ये लोग गर्व कर सकते हैं। और इनकी तो दुर्दशा देखो, सी द आयरनी, इन्होंने खुद नहीं खोजने में मदद की था। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्होंने एस्टैब्लिश किया था ना इंडिया। 1922 में क्या किया इन लोगों ने, मोहनजोदारो को भी खोला। 1922 में मोहनजोदारो की भी खोज हुई। एक फिल्म आई थी ना इस पर, कौन था उस फिल्म में? फिल्मों के मामले में कच्चे हो। हाँ हाँ, ऋतिक रोशन थी, ऋतिक रोशन। मोहनजोदारो की फिल्म भी आई थी, मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन टाइम मिलेगा तो जरूर देखने वाली हूँ। ठीक है, तो ये मोहनजोदारो 1922 यानी एक साल बाद डिस्कवर हुआ। पहले सबसे पहले डिस्कवर साइट कौन सा है, हड़प्पा। उसके बाद सेकंड कौन सा साइट डिस्कवर हुआ, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो को लखनदास बैनर्जी ने डिस्कवर किया। नाम याद रखना जरूरी नहीं है आपको के लिए। जो ब्रिटिशर्स थे और बाकी के लोग थे, उनको लगता था कि आर्यंस जब इंडिया में आए तब कहीं जाके इंडिया की हिस्ट्री शुरू हुई। लेकिन इसी सिविलाइजेशन की डिस्कवरी के बाद ये थॉट्स क्या हो गए, खत्म हो गया। लोग मानने लगे कि आर्यंस जो इंडिया में आए वो तो लेट आए, उससे पहले भी इंडिया में कोई थे जो बेहतर गए। ये भी कहाँ पर है, ये भी नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है। उस टाइम के ब्रिटिश इंडिया का नॉर्थ वेस्ट हिस्से में क्या है आपको देखने को मिलेगा, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो का नाम मोहनजोदारो क्यों पड़ा? क्या हुआ, अच्छा नहीं लग रहा चैप्टर? मैम ये क्या आप इतनी हसीन शाम में ये मरे हुए लोगों के बारे में बात कर रहे हो, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं ना, सिलेबस है, फर्स्ट चैप्टर ही है। तुम लोग ही तो मांग रहे थे हड़प्पा हड़प्पा हड़प्पा, तो ले आई हूँ हड़प्पा को आज। चेहरे देखो दोनों के लटकाए हुए बैठे हैं। तुम दोनों तो फिर भी सुन रहे हो, इसका तो और भी ज्यादा लटकू हुआ है। हड़प्पा शुरू हुआ है तब से। हाँ, तो मोहनजोदारो का दूसरा नाम, मतलब जो नाम पड़ा मोहनजोदारो, वो इसीलिए पड़ा क्योंकि ये सिंध डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है, सिंध डिस्ट्रिक्ट में, पाकिस्तान के सिंध डिस्ट्रिक्ट में। वहां पर सिंधी लोग रहते हैं। सिंधी लोगों ने अपने लैंग्वेज में माउंट ऑफ द डेड बोला इसको। क्या बोला, माउंट ऑफ द डेड, यानी मृतकों की टील। कोई मर जाता है, उस पर क्या हो जाता है, बहुत सालों से मड कलेक्ट हो जाएगा तो अंदर एक ढांचा बन जाता है। ऐसा ढांचा है मृतकों की टील, टील बनी मोहनजोदारो। सोर्सेस, हमें इतनी सारी जानकारी कैसे मिली, इतने टाइम से मैं यहाँ इतना कुछ बता रही हूँ। मैं क्या अपना ही कहानी बनाकर बता रही हूँ तुम लोगों को? नहीं, कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली, ये सब स्क्रिप्ट से मिली। स्क्रिप्ट तो पढ़ ही नहीं पाते ना, लेकिन हम फिर सील से मिली। हाँ, सील से मिली, पॉट से मिली, और जो जो चीजें छोड़ के गए उस सब से मिली। तुम लोग जानते होगे ना, इन लोगों ने तो खिलौने भी बनाए थे। कितने अच्छे लोग थे ना, काश हमें भी एक खिलौने मिल पाते खेलने के लिए। वो अपने बच्चों के बारे में भी सोचते थे, उनके लिए छोटे छोटे बुलक कार्ड, छोटे छोटे वो क्या होता है, वो आजकल होता है पानी में डक डाल के बच्चे नहाते रहते हैं, फ्लफी फ्लफी डक रहता है वो, वैसा भी एक पत्थर का बना हुआ उस टाइम पे मिला है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आज के बच्चे और उस टाइम के बच्चों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है कि खिलौने से खेलते हैं पूरा टाइम। तो सोर्सेस में हमें क्या पता चल रहा है, ये सारी चीजें हमें बिल्डिंग से, पॉटरी, से पता चलती है। कुछ खास तो लिखा हुआ नहीं है। तो इस चैप्टर में अगर आप कुछ डाउट पूछ भी लोगे तो मैं क्या कहूंगी, बेटा ये सब तो एजम्पशन है, हम इसका अंदाजा लगा रहे हैं। यस, ऐसा कहकर मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी तुम्हारे। Then seals were discovered with a few letters engraved on it.
but the script has not been deciphered as yet. मतलब इस पर क्या लिखा है हमें नहीं पढ़ना आता। आप लोग को क्या लगता है आपको पढ़ने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, हमारा सिलेबस बढ़ जाएगा। फिर उधर जो जो पढ़ेंगे वो सब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में डाल दिए जाएंगे, उधर जो भी पढ़ा सब इधर आएगा और ये चैप्टर और 10 घंटे का लंबा खींच जाएगा। अब भी चाहते हो कि ये डिसिफर हो जाए स्क्रिप्ट? नहीं ना, ना हो। कुछ सोर्सेस है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। सबसे पहला है द ग्रेट बाथ। ये लोग नहाते बहुत थे, क्यों नहा रहे हैं ये लोग देखते हैं। ये तो हमें पता है कि एक सिटाडेल होता था और फिर एक लोअर टाउन। अगर आप देखो तो जो ईस्ट वाला हिस्सा है उसमें क्या होता था? लोअर टाउन। और जो वेस्ट वाला हिस्सा है ना उसमें क्या होता था? सिटाडेल। यही सिटाडेल जो थोड़ा ऊपर की तरफ है, यहाँ पर आपको द ग्रेट बाथ देखने को मिले। ये द ग्रेट बाथ जो है वो इस तरह का रेक्टेंगुलर पॉन्ड है। इस पॉन्ड के मेजरमेंट्स भी मुझे पता है लेकिन मैं बताऊंगी नहीं, खामखा पोर्शन क्यों दिमाग खाने के लिए। 3 मीटर गहरा है, 7 मीटर चौड़ा है, 12 मीटर लंबाई है, ऐसा कुछ कुछ इसके डायमेंशंस। लेकिन रहने दो, यहाँ पर क्या बना है? कॉरिडोर बना। ज्यादा 3D डायग्राम तो आती नहीं है मुझे करने की, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। कॉरिडोर का मतलब क्या होता है बच्चों? एक छोटा सा स्पेस, एक गैप, जिसमें क्या कर सकते हैं आप लोग? मूवमेंट कर सकते हैं, कुछ कोई आ जा सकता है। इस पॉन्ड में नाउ नाउ करने के लिए, जाने के लिए क्या है बच्चों? स्टेप्स। तो स्टेप्स से उतर कर क्या करेंगे? इस पॉन्ड में जाएंगे। अब इस पॉन्ड के आसपास में कुछ कमरे हैं। क्या है? कमरे। और इन्हीं कमरों के बीचों बीच क्या है? एक कुआं। ठीक है, तो ये क्या है? कमरे हैं और कमरों के बीच में क्या है? कुआं है। मैं इसका एक फोटो भी आपको दिखाऊंगी, पर पहले यहाँ समझने के लिए तो पढ़ लो। वेल है और ये क्या है? रूम्स। ये स्टेप्स है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में स्टेप्स जाएंगे। यहाँ पे बाजू में कमरे हैं, यहाँ वेल है। कहा जाता था कि इन्हीं वेल से, इसी वेल से पानी इस टैंक में भरा जाए और फिर लोग यहाँ पे नहाएंगे। ये जो नहाना होता था ना उसे रिचुअल बाथ कहते हैं। क्या कहेंगे? रिचुअल बाथ। व्हाई इज दिस नोन एज अ रिचुअल बाथ? कुंभ मेला के बारे में जानते हो? नासिक में लगता है कुछ कुंभ मेला, ऐसा कुछ। वो छोड़ो, अगर नहीं पता तो गंगा के बारे में सोचो। लोग क्या करते हैं? गंगा में जाके डुबकी लगाते हैं। क्या धोने के लिए? पाप धोने के लिए। पाप इनके धुलते नहीं धोते नहीं पता, गंगा गंदी हो गई है, गंगा रिवर तो कुछ नहीं। तो ये क्या करे? यहाँ पे रिचुअल बात करे। रिचुअल बात में यहाँ पानी भरा जा रहा है इस कुएं से, और यहाँ पर डुबकी डुबकी लगाने से पता नहीं इनके भी कुछ पाप पाप धुलते होंगे। हो सकता है कुछ रिचुअल बात हो। अब ऐसा है नहीं है मैम, आप प्रूव करके भी तो। वो कल तो आशी ब्रांच के बच्चे, अरे बाप रे मैम, आप कैसे प्रूव करोगे कि इसी वेल में से पानी इसमें भरा जाता? मैं नहीं कर सकती बेटा प्रूव, तू ही जा, तू प्रूव कर और तू लेके आ मुझे बता। परेशान करके रख। वो जो रूम्स है ना, रूम किसके लिए हो सकते हैं? चेंजिंग। देखो बुद्धि मान लो, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनको पता नहीं कहाँ से तो वीडियो रिकॉर्डिंग देख रही थी कि उधर क्या हो रहा है। अब मैं उस टाइम पे थोड़ी ना थी जो वहां जाकर कैमरा लगा के आ, वहां में कोई तैयार नहीं। अब आप लोग खुद से मान लो कि ये रूम्स किसके लिए थी? चेंजिंग रूम्स हुआ करती होंगी। इनका भी कुछ स्विमिंग सूट होता होगा, वो पहनने के लिए आ जाते होंगे। या फिर यहाँ पे कोई पंडित वंडित रहते होंगे, प्रीस्ट लोगों के लिए रहने की जगह होती होगी। टीचर भी बेचारी क्या करे ना, ऐसे बच्चे हो जाते हैं। प्यारे बच्चे वहां भी शरारती हैं, किसी चीज को मानना नहीं होता। ये मैं क्या बना रही हूँ बच्चे? हाँ, पिलर बना। पिलर क्यों बना रही हूँ मैं?
ऐसे ही जगह बची है तो बना रही हूँ क्या? सपोर्ट, सपोर्ट किसको सपोर्ट देंगे ये पिलर्स? सीलिंग, सीलिंग को, रूफ को। यहाँ पे भी क्या है, बहुत सारे ऐसे पिलर बने हुए हैं सब जगह पर। ये पिलर्स के मदद से यहाँ पर सीलिंग बनाई जाएगी, यहाँ पे एक रूफ डाला जाएगा। क्यों रूफ डाल रहे हैं? पता चला नीचे लोग नहा रहे, ऊपर से कौवा इन पर पट्टी कर रहा है, ऐसा ना हो इसलिए अब समझ रहे, वैसे चैप्टर स्टार्ट हो गया, समझना है तो ऐसा कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ऊपर से कोई कचरा वचरा ना फेंके, कोई कौवा हुआ ना आ जाएंगे रिचुअल बात को खंडित करने के लिए। तो इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पर रूफ डाल रखी है। और ये रूफ डालने के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं लोग? पिलर्स का। इसी पिलर को हम क्या बोलेंगे? पोर्टिको। क्या बोलेंगे? पोर्टिको। पोर्टिको। और क्या दिया आपके बुक में? हाँ, ये कहाँ है? ये पूरा मोहनजो, सॉरी, और ये रिचुअल बात जो है, इनका ग्रेट बात जो है वो मोहनजोदारो में है। ऐसे और भी बात डिस्कवर हुए अलग अलग जगहों से, लेकिन यही पहली बार डिस्कवर हुआ था। तो इंसान को यही देखकर इंसान हक्का बक्का रहेगा कि उस टाइम के लोग भी स्विमिंग पूल में नहाया करते थे। ठीक है, तो इसी के बारे में पढ़ाई होती है। अदरवाइज ऐसे और भी कुछ बात है जो अलग अलग एरिया में डिस्कवर हुई है, जैसे गुलाबीला खलील में मिली है, लेकिन उनके बारे में इतनी पढ़ाई नहीं होती। तो पोर्टिको से ये लोग क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। अब देखो, यहाँ पे पानी भरते जा रहे हैं, पानी जाता जा रहा है, पानी भरते जा रहे हैं, पानी जाता जा रहा है। ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा? गड़बड़। लीकेज नहीं होनी चाहिए ना, तो लीकेज ना हो इसीलिए इस पूरे बात को किस चीज से लाइनिंग की गई है? बर्न्ट ब्रिक और मोटर। और लाइनिंग किसकी है? जिप्सम प्लस इसकी बिटुमेन। बर्न्ट ब्रिक का मतलब क्या होता है? दो टाइप के ब्रिक इस्तेमाल करते थे पुराने लोग, एक तो सन ड्राइड ब्रिक और दूसरा क्या होता था? बर्न्ट ब्रिक। तो सन ड्राइड ब्रिक का क्या करेंगे? धूप में रखकर उसको सुखा देंगे, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता था। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? इसको क्लीन में, क्लीन यानी एक ऐसे फर्नेस में रखकर इन सभी ईंटों को क्या किया जाता था? एक के ऊपर एक रख के आग दे देते थे नीचे से, तो ये अच्छे से बर्न्ट हो जाती थी, बेक्ड हो जाती थी, तो इन्हें बर्न्ट ब्रिक्स भी कहा जाता है। मोटर क्या है? देखो, आजकल आपको दो चीजें चिपकानी है तो आप किसका इस्तेमाल करते हो? फेविकॉल। मजबूत जोड़ पानी में भी बना रहे हैं, तो इन्होंने भी पानी में भी बने रहने के लिए क्या इस्तेमाल किया? मोटर का इस्तेमाल किया। अब उस टाइम पे फेविकॉल तो था नहीं, तो फेविकॉल तो लगा नहीं सकते, क्या लगाएंगे फिर? क्ले। क्ले और मड का मिक्सचर बनाएंगे और उसी को एज अ मोटर इस्तेमाल करेंगे, एक ब्रिक को दूसरे ब्रिक के साथ जोड़ेंगे। देखो, जोड़ उस समय भी मजबूत ही थी भाई, इतने सालों तक बनी रही है। फेविकॉल वालों को कुछ सीखना चाहिए लोगों से। लाइनिंग किसकी है बच्चों? बिटुमेन और जिप्सम की। तो बिटुमेन का दूसरा नाम क्या है? नेचुरल टार। कोल का कंबशन होता है, कंबशन होने के बाद क्या निकलता है? कोल टार, गैस कोल, कोल एशेस निकल रहा है। तुमने तो फिर भी अच्छा आंसर दिया, बाकी क्लास में धुआं निकलता नहीं। तो नेचुरल टार इसी कोल के कंबशन से बनता है, और इसी टार से क्या किया है? ये पूरा स्विमिंग पूल को कवर किया, लाइनिंग किया है, ताकि ये क्या बने? वाटरप्रूफ बने, लीकेज कहीं से भी ना हो, पानी इसी पूल में ठहरा रहे। जिप्सम क्या है? ये एक तरीके का मिनरल होता है जो खारा पानी होता है ना, सी का खारा पानी, वो इवेपोरेट होने के बाद पीछे से जिप्सम रह जाता है। इसको डालने से
ये जो इनका नेचुरल तार था वो इजीली यहाँ पे स्प्रेड हो पाया एक सिंगल लेयर में। तो तार तो कितना थिक होता है ना, इसको स्प्रेड करते करते तो आधा पूल ही भर जाता तार। तो इन्होंने क्या किया, जिप्सम को उसमें मिक्स करके जो नेचुरल तार था उसको पतला बनाकर एक पतले से लेयर में यहाँ पे क्या किया, वाटर प्रूफिंग की। ठीक है, फिर यहाँ पे द वाटर फॉर द बाथ वाज प्रोवाइडेड बाय द वेल एडजेसेंट रूम, पोर्टिकोस थे, सेट ऑफ रूम थे। अच्छा एक और चीज भी था यहाँ पे, क्या था बच्चों, सीढ़ियां भी थी। सीढ़ियां कहाँ बनाओगे, तुमको तुम्हारे मौजूदारों के बाद की सीढ़ियां कहाँ चाहिए, यहाँ बना दूं, बना देती हूँ, यहीं पे जगह है, वहां पे जगह नहीं है। ये क्या है, मेरी सीढ़ियां, नागिन दिख रही है वैसे, लेकिन इसको ये सीढ़ियां समझ लो। ये सीढ़ियों से क्या करेंगे बेटा, ऊपर के फ्लोर में जाएंगे। कौन परेशान कर रहा है मुझे, मोहनजोदारो टाइम पीरियड का कोई आत्मा ही होगा जो छोटी मक्खी बनकर यहाँ पे घूम रही है। तो ये स्टेयर्स का इस्तेमाल करके फर्स्ट फ्लोर पे जाया करते थे, लेकिन अभी ये फर्स्ट फ्लोर तो बचा नहीं है, तो सिर्फ थोड़े से स्टेयर्स यहाँ पे बचे, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं शायद इसके ऊपर भी कुछ बना होगा। का सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके ऊपर भी कुछ बना। देन प्रीस्ट यहाँ क्या करते थे, रहते होंगे या फिर इस रूम में कपड़े बदलते होंगे, सम काइंड ऑफ रिचुअल बार। अच्छा इससे इस पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद एक चीज तो पता चल गई है, कुछ चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, वो क्या क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट इज दैट इट इंडिकेट्स द आर्ट ऑफ बिल्डिंग हैड रीच्ड अ हाई डिग्री ऑफ परफेक्शन। भाई उस टाइम में इतना बनाना भी बहुत बड़ी बात है ना, हम तो आजकल के टाइम पे लीकेज वाले स्विमिंग पूल बनाते हैं, इन लोगों का स्विमिंग पूल देखो आज तक लीकेज नहीं हो रहा है। फिर ये इनके पास जो एक रूलिंग क्लास होती होगी जिसने क्या किया था, टैक्स कलेक्ट किया था, पैसे कलेक्ट किए थे। पैसे इन द सेंस उस टाइम पे तो पैसे होते नहीं थे, क्या कलेक्ट करेंगे, वो बार्टर सिस्टम से कोई काइंड में ही चीजें कलेक्ट करेंगे, और उसी से इन्होंने ये ब्रीदिंग बाथ जो है या फिर ये पूल जो है वो बनवाया है। इसको सेरेमोनियल बाथ भी कहा जाता है, सेक्रेड टैंक की तरह इस्तेमाल करेंगे इसको, और ये रिलीजियस चीजों के लिए इस्तेमाल होता था। हो सकता है ये कुछ राजा वाजा इस्तेमाल करते हो, या फिर आम लोग भी यहाँ पर किसी धर्म धर्म के काम के समय में आकर नहाते धोते हो। एनी रीजन, इनकी बहुत ही एफिशिएंट प्लानिंग थी। प्लानिंग इतनी अच्छी थी कि यहाँ पे वाटर सप्लाई का भी प्लानिंग है और सीवेज डिस्पोजल का भी प्लानिंग है। ये वेल से क्या हो रहा है बच्चा, इस कुएं में से यहाँ पे पानी अंदर आ रहा है। अब जब नहा के हो गया होगा तो यहाँ पे कुछ ईंटें हैं, वो ईंटें आप हटा सकते हो। ओके, वो ईंट हटा सकते हो, हटाओगे तो क्या होगा, पानी धीरे धीरे यहाँ के ड्रेनेज से निकल जाएगा और मेन ड्रेनेज में जाकर जुड़ जाएगा। इतनी अच्छी इनकी प्लानिंग थी। तो यहाँ पे सीवेज का भी इनका सारा इंतजाम किया हुआ है। चलो अब मैं आपको ना इमेज दिखाती हूँ जहां पर ये ही चीज बनाई हुई है, ड्रॉ की हुई है। और ये ड्राइंग मैंने नहीं की है, ये ड्राइंग किसने की है, जॉन मार्शल ने की है। जॉन मार्शल के बारे में बताया था ना मैंने थोड़ी देर पहले। पहले आप दोनों देखोगे फिर वो देखेंगे, वो दोनों देखेंगे। ये देखो, ये मोहनजोदारो का बात, वो मेन पूल है यहाँ पर। ये सारे क्या है, ये पिलर्स है जो हमने पोर्टिको की तरह पढ़ा। फिर ये क्या है, साइड में ये सारे चेंजिंग रूम्स है। हो सकता है कि ये भी चेंजिंग रूम्स ही होते हो, हमें नहीं पता। फिर कुआं दिखा आप लोगों को, चेंजिंग रूम के बीचों बीच कुआं है। हाँ वो कुआं दिख रहा है, रूम्स है, वेल, यस। सीढ़ियां दिख रही है क्या, यहाँ कहीं बनी है ना सीढ़ियां बनाई, पूल का ही है ना, बस ऊपर जाने वाला कोई सीढ़ी तो नहीं है। हाँ वही स्लाइड, हाँ तो मैंने अंदाजे से ही सही बनाया। ड्रेनेज पाइप दिख रहा है उसको रख, ठीक है, क्लियर हुआ, मानते हो ऐसा ही है मोहनजोदारो, ठीक है, वहां का ये ग्रेड का। क्यों मरे जा रहे हैं, बैठे ना चुपचाप। ये क्या है बच्चों, ये पूल है। पूल में आने जाने के लिए क्या है, स्टेप्स है। ये जो मैंने पिलर बनाए थे ना ग्रीन ग्रीन वाले,
वो ये सारे पिलर है, इसको हम क्या कहेंगे? पॉटी। क्या उधर जाके छोड़ दिया भी तो उसको यहाँ पे ये एंट्रेंस है, अगर नहाने जाना है तो क्या करोगे? यहाँ से घुसोगे, यहाँ से वहां से कहीं से भी ना घुसोगे, ये एंट्रेंस है। फिर ये क्या है? ये पॉटी को है, पिलर है, इस पिलर पर छत डाल के रखे ताकि कौवा उन पर से बनाकर। ये सारे क्या है? छोटे छोटे रूम्स, और इन्हीं रूम्स के बीचों बीच आपको ये वेल दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि यहाँ पर कुछ सीढ़ियां हो, स्टेप की तरह कुछ चित्र दिख रहा है, लेकिन पता नहीं है सीढ़ियां। ये रही सीढ़ियां, ये सीढ़ियां है। यस, दिखा आप लोगों को? वो नहीं था सीढ़ियां जो हम लोग समझ रहे थे, ये नहीं है सीढ़ियां, ये है। यहाँ से सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाना, और ये देखो ड्रेनेज, यहाँ से ड्रेनेज करेंगे। तो मैं अपने नागिन को थोड़ा शेप कर दूंगा, तो मैं कहाँ बनाऊंगी? यहाँ बनाऊंगी। यहाँ पर कुछ स्टेप्स है, वहां से जाएंगे। Any doubt in this great bath? आगे मिटा दो, याद रह जाएगा। कुछ असेंबली हॉल होती थी, कुछ वर्कशॉप होते थे। ये है आपका सिटाडेल, और ये क्या है? लोअर टाउन। तो सिटाडेल के ऊपर क्या क्या बनेगा? सिटाडेल के ऊपर बनेगा आपका ग्रेट बाथ, फिर ग्रैनरी, फिर क्या है? वर्कशॉप, और कुछ मिलता है आपको सिटाडेल? असेंबली, असेंबली, ये सारी चीजें हमें कहाँ मिल रही है देखने को? सिटाडेल। अब ये सिटाडेल अपने आप तो ऊपर नहीं गया, कुछ तो नीचे डाले होंगे तभी ये ऊपर गया है। तो इन लोगों ने नीचे क्या डाला है बच्चों? खूब सारा मड डाला है, मड के लेयर्स हैं ये, और मड के ऊपर क्या रखते गए? ब्रिक्स रखते गए, और इन्हीं ब्रिक्स की वजह से आखिर में क्या हो गया? ये एक रेस्ड प्लेटफॉर्म बन गया। सो मड एंड ब्रिक का इस्तेमाल करके इन्होंने सिटाडेल बना, और इसी सिटाडेल के पास उन्होंने क्या बनाया? ग्रेट बाथ, ग्रैनरी, वर्कशॉप, असेंबली हॉल। ये जरूरी नहीं है कि ये सारे ही चीज एक ही सिटाडेल पे आपको मिले, बट ये सारी चीजें अलग अलग साइट के सिटाडेल्स पर दिखाई देगी। कि अगर हड़प्पा की बात करो तो वहां पर आपको ग्रैनरी और वर्कशॉप देखने को मिलेंगी। अगर मोहनजोदारो की बात करो तो वहां के सिटाडेल पर आपको ग्रेट बाथ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन जनरल बताया गया है कि सिटाडेल पे आपको क्या मिल रहा है। यहाँ पर एक रूलिंग क्लास भी रहा करते थे। रूलिंग क्लास इन द सेंस जो राजा महाराजा होते थे वो यहाँ पर रहते थे। फिर यहाँ क्या दिया है? elaborate planning and development of cities that it was a urban civilization, और ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर सोशल क्लासिफिकेशन भी रहा होगा। सोशल क्लासिफिकेशन, सोशल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? कोई लोग ऊंचे होंगे तो कोई लोग नीचे होंगे। जो ऊपर रह रहे हो ऊंचे कैटेगरी के यानी हायर क्लास के होंगे, और जो नीचे रह रहे हो क्या होंगे? लोअर क्लास के लोग होंगे, जो वर्कर वगैरह थे। हो सकता है यहाँ पे रूलर रहते हो यानी राजा महाराजा रहते हो, या फिर यहाँ पर कोई प्रीस्ट रहते हो। ये सारा हमारा क्या है? अंदाजा है। और यहाँ पर कौन रह रहा है? वर्कर्स या फिर कॉमन पीपल। ठीक है, तो ऐसे रहने के लिए अलग अलग जगह इन लोगों की बना दी है।
अर्बन सिविलाइजेशन है बच्चों, मतलब क्या ये गांव वाले लोग हैं? इनको गांव वाला नहीं कहना है, इनको क्या कहोगे? शहर वाले लोग, शहर में रह रहे ये लोग, तो इनको एक अर्बन सिविलाइजेशन के नाम से जानना है। अब सील, इस टाइम पर ना बहुत सारे अलग अलग सील्स आपको देखने को मिलेंगे। ये सील इनकी आर्टिस्टिक स्किल्स को दिखाता है। सील्स की अगर बात करें, उस टाइम पर लगभग 2000 सील्स क्या हुए हैं, मिले हैं। हम लोगों ने किससे जोड़ के निकाले? 2000 सील। लेकिन इन 2000 सील में से मैक्सिमम सील किसके हैं? यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न के सील्स क्या है? मैक्सिमम मिलते हैं। क्या तुम्हारे आंखों में कुछ चला गया है? ठीक हो? तो मैक्सिमम सील्स क्या है? यूनिकॉर्न के देखने को मिलते हैं। अब ये यूनिकॉर्न क्या है, कहां से आ रहा है, ये सभी हम लोग देखते हैं। शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस लिखा होगा, मतलब इनका सील जो है ज्यादातर ऐसे स्क्वायर शेप के होते थे। स्क्वायर शेप पर ऊपर कुछ कुछ लिखा होगा, क्या लिखा है ये किसी को नहीं मालूम। और नीचे क्या बना होगा? एक एनिमल का मोटिफ। क्या होगा? एनिमल का मोटिफ। एनिमल का मोटिफ मतलब एनिमल की एक इमेज बनी होगी जिसको माउंट की तरह बनाया है। किसी अगर चीज पर लेकर उसको चिपकाओ तो वहां पर उसका इंप्रेशन निकल आएगा। ठीक है, तो एनिमल की मोटिफ और ऊपर लिखी हुई चीज होगी थी। अब अगर हम नीचे से इसको पढ़ पाएंगे तभी पता चलेगा कि इस तरीके से एनिमल के साथ क्यों एसोसिएट करेगा। आप जानते हो उस टाइम पर ना 10 अलग अलग एनिमल्स का इस्तेमाल किया हुआ सील मिला है। कितने? 10 अलग अलग। यहाँ पर आपका एग्जाम्पल में कुछ ही दिए, जैसे बफेलो, टाइगर, गोट, एलिफेंट, लेकिन और भी बहुत सारे 5 और है। टाइगर है, क्रोकोडाइल है, फिर ऐसे और भी बहुत सारे एनिमल्स के बारे में दिया है। तो ऐसा माना जाता है कि जितने अलग अलग एनिमल्स को लोगों ने अपने सीट पे दिखाया है ना, उतने अलग अलग कबीले के लोग यहाँ रहते हैं। और हो सकता है ये किसी पैसे की वजह से लेन देन के लिए बनी नहीं है, ये एक आइडेंटिफिकेशन मार्कर भी है। आजकल हमारे लिए क्या है, हम इंडियन है दिखाने के लिए हमारे पास आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, लेकिन उनके पास भी तो कुछ होना चाहिए ना दिखाने के लिए कि वो भी हड़प्पन से है। तो उनके पास हो सकता है, ये assumption है कि एक मार्कर, आइडेंटिफिकेशन मार्कर की तरह भी इस्तेमाल करते हो इस चीज। ठीक है, और ये 10 अलग अलग सील्स अवेलेबल है, 10 अलग एनिमल का इस्तेमाल करके बनाए हुए सील्स है। तो कहा जाता है कि 10 अलग अलग कबीले के लोग यहाँ रहते थे, जिसमें सबसे ज्यादा पावरफुल कबीला कौन सा था? यूनिकॉर्न। तभी तो इसके सबसे ज्यादा सील्स मिल गए। ये सारा हमने क्या लगाया? अंदाजा लगाया। अब ये देखो, मैं कुछ सील्स आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये है ना, ये यूनिकॉर्न की सील है। इसमें यूनिकॉर्न जैसा अलग सा क्या है? इसमें ऐसा क्या है कि ये अजीब सा प्राणी दिख रहा है आपको? एक कौन है? और मुझे तो और भी बहुत कुछ दिख रहा है, तुम लोग को कैसे नहीं दिख रहा? सही बोलो, तुम सोच सही रहे। यहाँ पे क्या है? इसके विंग्स है ये है ना, ये विंग्स है, ये उड़ सकता है। कभी किसी घोड़े या गधे को उड़ते हुए देखा है? इन लोगों ने देखा है भाई, इन लोगों ने बनाया। ठीक है, और इसको देखो ध्यान से, इसके पैर देखोगे तो आपको घोड़े का पैर लग रहा है, हूफ्स है इसमें। और इसके पास वो जो गाय होती है ना, गाय से दूध निकाला जाता है, वो ऑर्गन भी यहाँ पर है। तो इसमें गाय की भी है फीचर्स है, इसमें घोड़े के फीचर्स है, इसमें ये हॉर्न लगा दिया, वन सिंगल हॉर्न का भी फीचर है, और इसमें उड़ने की भी ताकत है बच्चों। तो ये यूनिकॉर्न क्या है? बड़ा ही अजीब सा प्राणी। एग्जिस्ट करता था अपने नहीं, ये नहीं पता, नहीं होता होगा एग्जिस्ट। इन्होंने ही कुछ इमेजिनेशन करी होगी और उसका इन्होंने क्या बनाया? सील बना। क्लियर? और यहाँ पे क्या लिखा है? कोई नहीं पढ़ सकता। ये भी कुछ चीज देख रहे हो आप, यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, कभी सोचा है वो चीज क्या है? बहुत सारे चीजें हो सकती है, जैसे अंदाजा क्या लगाया जाता है कि हो सकता है ये अगरबत्ती का स्टैंड हो। हमारे घर पे भी होता है ना, अगरबत्ती या कुछ धूप वूप चढ़ाते हैं तो उसका एक स्टैंड होता है। तो हो सकता है ऐसा ही कुछ इंसेंस स्टिक, यानी धूप वूप या ऐसा फ्रेग्रेंस वाला हवा निकले, ऐसा ही हो।
या फिर अगर ये एनिमल के सामने रखा है तो फिर ये ट्रॉफ भी हो सकता है। ट्रॉफ का मतलब इसमें कुछ खाने पीने की चीज उस प्राणी के लिए डाल दी और वो उसको खा रहा हो। ये थोड़ा रिलेटेबल लग रहा है। एनिमल क्यों धुएं के सामने खड़ा होगा, वो भाग जाएगा। लेकिन हिस्टोरियन में कुछ भी बता। एक और सील है, ये बफेलो सील है। क्या आपको इसमें बफेलो दिख रही है? हाँ, जो बीच में है ना थोड़ी मोटी सी, वो है बफेलो। ओके, दिस इज अ बफेलो सील। अब बताओ मुझे किसकी सील है? टाइगर, आप लोगों का फेवरेट ना। टाइगर आ गया, देखो। टाइगर के सील में एक अजीब सी चीज और आपको दिख रही है क्या? देखो जरा ध्यान से देखो। हाँ, दिख रहा है ना, क्या कर रहा है वो? पेड़ पे चढ़ के। और नीचे कौन है? टाइगर खड़ा है। हाँ, देख रहा है, नीचे उतरे और मैं इसको खा जाऊंगा ना। वैसी सील है ये कौन है? एलिफेंट। एलिफेंट सील है ये। एलिफेंट की तो अच्छे से बनाया यार, सब बनाया है, हाथ पाँव ठीक से बनाए इसको। इसको भी कुछ डरावना बना देते तो। अच्छा, ये कौन है? बिसॉन कहते हैं वैसे तो, लेकिन इन्होंने बफेलो की तरह इसको यूज कर दिया। हाँ, बाइसन। बाइसन ठीक है, कुछ कुछ लिख के रखे हैं। अच्छा वजह नहीं है। ये टूटी हुई सील है। कौन है इसका? पशुपति सील है। ये देखो, अगर आप इस सील को, हाँ, अगर आप इस सील को ना ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर त्रिशूल भी दिख रहा है। दिख रहा है, त्रिशूल है। तो जो महादेव शिव शंकर होते हैं ना, उनके हाथ में भी तो त्रिशूल होता है। तो कहा जाता है कि ये कौन है? ये पशुपतिनाथ है और ये एक योगिक पोजीशन में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को योगा के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होती हुई, इससे हम लोग अंदाजा लगाते हैं। पक्का तो नहीं पता है या नहीं। इसमें भी आजू बाजू में एनिमल्स है, देखो ये एलिफेंट दिख रहा है, पता नहीं जो भी है। हाँ, एलिफेंट यहाँ पे है। वन हॉर्न राइनो टूटा हुआ है, ये सिरा भी टूटा हुआ है। ये टाइगर है यहाँ पर। मछली, मछली क्यों बनाते हैं लोग? लिखते समय तो मछली आ रहा है। तो सील्स हम लोगों ने देख लिया। एनी डाउट इन सील्स? मैप भी देख लो। इंडस रिवर सिविलाइजेशन कैसे फैला हुआ है। एक ट्रायंगुलर शेप में है ना बच्चों, ट्रायंगुलर शेप में ये फैला हुआ है। क्या हुआ? ग्रेट बात यहाँ पे भी है ना। हाँ, ये साइड व्यू है। मैंने जो दिखा वो था, क्या था? बर्ड आई व्यू, ऊपर से दिखा था। देखो आप यहाँ पे पोर्टिकोस देख रहे हो, छोटे छोटे पिलर है ना। ये क्या है? ये पोर्टिकोस है। आप लोग को ब्रेक नहीं मिली आज? ब्रेक है या नहीं है? 4:15 को होती है ना आप लोग की ब्रेक? ठीक है, अभी ले लो ब्रेक। आगे का हम लोग बाद में बात करेंगे, चलेगा ना? ब्रेक चाहिए या नहीं चाहिए? या इतने अच्छे बच्चे हो आप लोग जो ब्रेक में भी पढ़ाई करते हैं? फिर भी तुम लोग चुप तो बैठे रहे। 4:15 होते ही बाकी क्लास वाले ऐसे करते हैं कि इनको कुछ हो जाएगा।